ओके सो रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन एज वेल। तो आपको चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये चीज़ें जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आपको मिल जाएंगी। अगर कुछ एक्स्ट्रा मैं बोल देता हूँ तो मे भी अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लें, अदरवाइज इट इज़ नॉट रिकमेंडेड और रिक्वायर्ड कि आप उस सबको नोट करें। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ पाकिस्तान। ओके, तो जी स्टार्ट करते हैं। ये डिफरेंट बुक्स इसमें से डाटा कंबाइन किया गया है। ये जो लास्ट बुक आप देख रहे हैं, ये बुक आपको मैं शेयर कर दूंगा पीडीएफ में भी। अगर कोई इंटरेस्टेड हुआ इसको रीड करने के लिए इन डिटेल तो वो उसको भी रीड कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी बुक्स हैं इंटरनेट पे भी अवेलेबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है प्री हिस्टोरिक इरा से, द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन एम्पायर। ठीक है जी। तो कहाँ से मेन डिस्क्रिप्शन? तो व्हाट डू यू थिंक, हु वाज फर्स्ट पाकिस्तान? तो वेदर इट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन और एनीथिंग बिफोर दैट, क्योंकि ये जो आपको कॉन्टिनेंट नजर आता है, सब कॉन्टिनेंट, इसमें काफी पुरानी सिविलाइजेशन थी, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन एक थी। इसके अलावा आपको जो मेडिटेरेनियन सिविलाइजेशन है या इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, वो भी पुरानी सिविलाइजेशन है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन। लेकिन इसके अलावा इससे पहले कौन सी ऐसी सिविलाइजेशन थी यहाँ पे? तो हम अगर स्टार्ट कर दें स्टोन एज से, तो ये जो पिशावर प्लेट्यू देखते हैं आप, आपका अगर जो पिशावर वाली साइड है, जो केपीके वाली साइड है, ठीक है, तो वहां पे कुछ इस तरह के ऑर्नामेंट्स, कुछ इस तरह के रेमनेंट्स मिले हैं, जिससे पता लग रहा है कि वहां पे स्टोन एज के जमाने की भी सेटलमेंट थी। जिसमें एक इम्पोर्टेंट सेटलमेंट आती है सोन वैली की। आप में से कितने लोग जानते हैं सोन वैली को? तो मेरे ख्याल से कोई वहां से होगा भी, सोन वाली साइड से, चकवाल वगैरह वाला जो एरिया है। तो एनीवन फ्रॉम देयर, फ्रॉम दैट साइड? ओके, सो आप वहां से हैं, एक है यहाँ पे। तो अर्ली कुछ रेमनेंट्स वहां से पाई गई जब उसकी एक्सकवेशन की गई। तो इट वाज डिस्कवर्ड कि ये जो एक्सकवेशन है ये स्टोन एज के जमाने पे जाती हैं, वेरी लेट, वेरी मतलब बहुत ही पुरानी वहाँ की जो है वो जाती हैं। उसके अलावा अगर हम एक प्योर सिविलाइजेशन की बात करें, सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जिसका कल्चर होता है, जिसकी ट्रेडिशन होती हैं, एक स्टेट सिस्टम होता है, वहाँ पे गवर्नेंस होती है, ठीक है। तो ये सारा कुछ सिविलाइजेशन के अंदर आ जाता है। तो वन ऑफ द फर्स्ट civilization which was discovered in this land, Pakistan, dated back to 6500 to 5000 BC, ठीक है। और ये है नियर बलोचिस्तान, जिसको मेहरगढ़ सिविलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इट वाज डिस्कवर्ड इन 1979। तो मेहरगढ़ सिविलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका एमसीक्यूज भी बहुत ज्यादा आता है, अगर कुछ स्टूडेंट्स पीएमएस के लिए हैं या सीएसएस के लिए भी हैं। तो ये एफपीएससी का काफी एक रिकमेंडेड जो है ना वो एमसीक्यूज होता है कि मेहरगढ़ सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है और वो किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। तो भादर डिस्ट्रिक्ट है बलोचिस्तान में, बोलान पास के पास, से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से कुछ बुक्स जब रिवील हुए तो वहां से पता लगा कि देवर द फॉलोअर्स ऑफ एंशिएंट डिटीज, एंड अगेन आइडलनेस वहां पे जो थी वो प्रेवलेंट थी। तो ये वो एरिया जहाँ से ये चीजें पाई गई, इस मोस्टली इस लोकेशन से, ठीक है जी। अब इसके बाद हम चलते हैं, ये तो थी मेहरगढ़ सिविलाइजेशन, थोड़ी सी एक देख लिया। उसके बाद क्वेश्चन होता है ड्रेविडियन, 4000 बीसी में पहुंच जाते हैं। आपको पता है ना बीसी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? बीसी, अब हम वी आर इन 2023 एडी, ठीक है। इससे पहले मतलब एट द बर्थ ऑफ हजरत, एट द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, इससे पहले वाले ईयर्स को बीसी कहते हैं और उसके बाद वालों को एडी कहते हैं, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अराउंड 6000 ईयर्स अगो। तो 6000 ईयर्स अगो ऑन दिस लैंड जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो सम पीपल अपीयर्ड ऑन दिस लैंड विच आर कॉल्ड ड्रेविडियंस। अब आपको तो आर्यंस का नाम सुना होगा, ठीक है। तो ड्रेविडियंस कौन थे? मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? एम आई ऑडिबल? सबको आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है? ओके। जिसकी क्लियर नहीं है मे बी आपका थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ सकता है। अब ड्रेविडियन तकरीबन 4000 बीसी पहले एक एथनिक ग्रुप है। ये अपीयर हुए इस रीजन में, इंडस रीजन पे, ठीक है। उनकी जो अपीयरेंस थी आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पे, जो मोस्टली साउथ इंडियन वाले हैं ना। अब हम देखते हैं ये साउथ की तरफ जाते हैं, सिंध की तरफ जाते हैं, या लोअर सिंध की तरफ, या वहाँ से आप इंडिया की साइड से साउथ इंडिया की तरफ चले जाएं, तो अपीयरेंस ज़्यादा डार्क होती रहती है, ठीक है। और उनकी अपीयरेंस नॉर्थ वालों से काफ़ी डिफरेंट हमें नजर आती है, ठीक है। दे आर नॉट फेयर स्किन, दे हैव हाई नोज, ठीक है, फ्लैट नोज, इंडिकेट दैट दे वर नॉट रिलेटेड टू सेंट्रल एशियंस और मंगोलियन, ठीक है। तो रहमान दरी एक फोर्ट है नियर डेरा इस्माइल खान, जहाँ से इनकी पॉपुलेशन थी नियरली
10,000 to 1500. तो इन ड्रेविडियंस ने दे बिल्ड देयर ओन बिल्डिंग, ठीक है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, पब्लिक वाटर सप्लाई था एंड बाथ थे, एंड लार्ज ग्रीन स्टोर हाउसेस। अब ये वाले लोग आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने डेवलप करनी शुरू की डिफरेंट सिविलाइजेशन। उसमें पहली सिविलाइजेशन थी कोट डिजी सिविलाइजेशन। कोट डिजी सिविलाइजेशन का आइडिया है किसी को? ये सिंध के एरिया के अंदर है, ठीक है, और ये खैरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। माई वॉइस इज नॉट क्लियर एंड स्लाइटली लो। मैंने वैसे एयरपोर्ट्स लगाए हैं तो मैं होना तो नहीं चाहिए। जस्ट अ सेकंड, लेट मी फिक्स दिस इशू इफ इट इज एनी। आई थिंक अब जो है वो डिस्टोर्शन नहीं आएगी, ठीक है। अब क्लियर आ रही है आपको? ओके, नाउ इट्स फाइन। अच्छा जी, कोट डिजी सिविलाइजेशन मतलब एक खैरपुर के नियर एक एरिया है, इन्हीं लोगों ने इनको आबाद किया, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये थोड़ा सा हम ब्रीफ सा ओवरव्यू ले रहे हैं, बर्ड आई व्यू, हम इसमें डिटेल में नहीं जा रहे। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको किन लोगों ने आबाद किया? यही लोग थे ड्रेविडियंस। जो ये किसके अराउंड थी? आपके इंडस वैली के अराउंड, ठीक है, मतलब जो रिवर इंडस है उसके अराउंड थे। इसके दो फेमस सिटीज हैं, मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। तो इसका जो टाइम पीरियड था वो कब था? अराउंड 3000 BC। और इसके जो दो सिटीज हैं दे आर वेरी फेमस। एक मोहनजोदड़ो है और एक है हड़प्पा। अब ये जो मोहनजोदड़ो है ये लारकाना के पास है, और जो हड़प्पा है ये साहिवाल के पास है। तो मोस्ट वेल नोन एंड मैग्निफिसेंट एग्जांपल्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद इजिप्शियन सिविलाइजेशन आती है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इससे भी पुरानी है। इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या थे? इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स, अगर आप मोहनजोदड़ो विजिट किया होगा, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो मैंने पिक्चर्स वो ऐड नहीं की। तो मोहनजोदड़ो में अगर आप अभी भी जाएं, लाइक आई स्पेंड डेज देयर इन लारकाना एंड I personally noticed these things. So they had very good kind of urbanized structure, governance. उनका जो अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम था, ठीक है, वहाँ पे जो उनके कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस थे, तो इवन 3000 लाइक आज से 5000 साल पहले दे हैड वेरी एडवांस काइंड ऑफ सिविलाइजेशन स्ट्रक्चर। तो इट मीन्स कि ये जो लोग हैं मतलब दे हैड वेरी गुड काइंड ऑफ साइंटिफिक एंड आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड। और अगर आप उसको मोहनजोदड़ो को उसके कंपैरिजन इलाकों से कंपेयर करें जो सिंध के यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होंगे, तो दे कैन इवन सी के वो वाले जो एरियाज हैं दे आर इवन एडवांस एज कम्पेयर टू सम ऑफ द सिटीज इन सिंध, सैडली स्पीकिंग, बट दैट इज अ रियलिटी। तो दैट इज वेरी एडवांस जो उनका स्ट्रक्चर था। लार्ज टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर थे, ठीक है। इसके अलावा दे हाउसेज 2 स्टोरी हाउसेज थे, 3 स्टोरी हाउसेज थे, कॉम्प्लेक्स सीवरेज सिस्टम था, ठीक है। एंड देन दे ट्रेडेड विद मेसोपोटामियन एंड अरेबियन गल्फ कम्युनिटीज, क्योंकि जब वहाँ से एक्सकेवेशन की गई तो सम ऑफ द थिंग्स जो मेसोपोटामिया और जो गल्फ कम्युनिटीज से पाई गई तो वो भी इधर थी। तो इट मीन्स दैट दे ट्रेडेड विद अदर कंट्रीज एज वेल। तो ये जो आप एग्जैक्ट लोकेशन देख रहे हैं, तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो सिटी था और ये है हरप्पन सिटी नियर साहिवाल। तो ये वाला जो एरिया आपको सिटी नजर आ रहा है, तो इन दिस रीजन दे लाइक उनकी जो मोस्टली सेटलमेंट। फिर उसके बाद आते हैं आर्यन। अब क्वेश्चन ये किया जाता है, कोई आप में से कंट्रीब्यूट भी कर सकता है इफ एनीवन इज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री और हैज सम आइडिया कि हाउ दिस सिविलाइजेशन डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यू कैन रेज हैंड, थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव बना लेते हैं। एनीवन हु हैज एनी आइडिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हाउ इट डिसअपीयर्ड? सो वन ऑफ यू हैज रेज्ड हैंड। तलहा, यस तलहा। Assalamu alaikum, sir. Sir, वाले there are multiple reasons to this. Some archaeologists believe it was caused by an invasion from outsiders. Some believe that it was due to a flood, and even some type of fire that was caused in the Mohenjo-daro civilization that led to the extinction of the civilization as a whole. But so consensus of there are archaeologists is different theories. mostly on the floods. देयर आर डिफरेंट थ्योरीज इससे रिलेट जो कर रही होती हैं कि किस वजह से ये जो है वो डिस्ट्रॉय हुई। तो सम रिलेटेड टू द चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन से कि ये जो लैंड है अनहैबिटेबल हो गई,
कुछ कहते हैं कि दैट इज ड्यू टू द अटैक बाय आउटसाइडर्स, मोस्टली से इट इज ड्यू टू आर्यन, ठीक है। और कुछ इसमें कहते हैं कि ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर द साइट वेनिश। तो इसमें कोई ऐसा एक थ्योरी नहीं है, बट इट इज अगेन a kind of mystery कि how this civilization just vanished in time, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं आर्यन, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये पूरा उसका मैप है कहाँ से फ्लो करते हैं मोस्टली, ये यहाँ से इस एरिया से फ्लो करते हैं, ठीक है। और यहाँ से ईरान से होते हुए ये जो आज का पाकिस्तान है, इन एरिया से और इन एरिया से एंटर होते हैं, ठीक है। तो इनका जो टेक्सचर था, इनका जो कलर था और इनकी जो जिसामत थी, दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द लोकल पीपल रिजाइडिंग देयर, ठीक है। तो these indigenous races they were subdued by Aryans and they were pushed further south, मतलब वो यहाँ से displace होके they were pushed further south because of the invasion। अब ये वाले जो लोग थे they started a religion that is called Hinduism, ठीक है। and because they worship different idols and Hinduism जो था वो इस region के अंदर prevail होना शुरू हो गया, एक उसका जो culture था, एक जो religion था, so that started to prevail in the region, in this region। अब the Hindus elevated another culture and architecture to trade conquest from Central Asia and Persia. So Hinduism seems to have absorbed certain characteristics from the people it had helped to exterminate in its early stages. अब जब इन लोगों ने यहाँ पे रहना शुरू किया तो दे ग्रेजुअली सेटल्ड इन दिस एरिया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनकी जो आउट रूट थी वो फर्दर फैलती चली गई, ठीक है। मतलब कुछ कहते हैं कि ये प्रोटो इंडियन यूरोपियंस थे, ठीक है। ये फर्दर 3 ब्रांचेस में डिवाइड हुए, कुछ चले गए वेस्ट टू यूरोप, कुछ ईरानियंस में चले गए, ईरानियन आर्यन, और कुछ जो थे वो इंडियन रीजन में चले गए, तो उनको कहते हैं इंडो आर्यन, ठीक है। अब इसमें जो था एक्सपर्ट होर्समैन थे, ये एग्रेसिव फाइटर्स थे, दे आर आर्म्ड विद आयरन वेपन्स, so they have superior technology, artillery as compared to the indigenous people, ठीक है। and that is why they easily settled in this area, ठीक है। and they may have driven the Dravidians out into what is now called India। अब उनकी जो सोसाइटीज थी उनके कुछ करेक्टरिस्टिक थी। वेदास काफी मशहूर थी उनकी, जो वो पढ़ते थे। ऋग्वेदा है, समावेदा है, योजुर वेदा है और अठारवा वेदा है। सो दिस इज अगेन एन एमसीक्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू एफपीएससी या पीपीएससी के तो पूछ लेता है 4 विदा कौन सी है, और उनके नाम भी ले लेता है, ठीक है। अब आर्यन जो सोसाइटी थी, तो देयर सुप्रीम लीडर को कहते थे वो सम्राट, और उनका जो सोर्स ऑफ इनकम था वो अगेन एग्रीकल्चर था, ठीक है। और उनमें कास्ट सिस्टम, जो हिंदुइज्म के अंदर जो कास्ट सिस्टम डेवलप होता है, ये इसकी रूट्स मिलती हैं जाके आर्यन से। तो दे डेवलप दिस काइंड ऑफ रूट कास्ट सिस्टम, जिसमें ब्राह्मण से, कास्त्रिया से, वेश्या से और शूद्र से, जिनको अनटचेबल कहते हैं, ठीक है जी। तो फर्दर अगर इनकी रूट्स की बात करें, तो दे टुक ऑलमोस्ट 1000 years टू एक्सपैंड फर्दर टू बंगाल एंड साउथ इंडिया, एंड दे वर नॉट ओनली वॉरियर्स, दे वर ऑल्सो रिनाउंड फॉर देयर स्किल इन एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ चीजें इनकी जो फीचर्स हैं वो यहाँ पे लिखे हैं। तो ये चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इसमें आपको जो सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, सो वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ एथनिसिटीज देयर। सम आर वेरी डार्क, जो उनकी स्किन है, सम आर वेरी ब्राइट, उनकी जो स्किन है सारे काफी फेयर होती है। तो और सम आर मिक्सर, सो इट इज ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ आर्यंस एंड द्रविडियंस अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, ठीक है। तो वेदास उनकी जो थी ना, वो कुछ स्टोरीज को कहते हैं ऋग्वेदा या इस तरह की, जो वो पढ़ते थे गाते थे, ठीक है। तो वो 4 थी, वो हमने लिखती हैं, ये एमसीक्यूज में आ जाता है बस। अच्छा, तो ये थी प्री हिस्टोरिक, बिफोर जो बीसीज में थे, इराज में। उसके बाद हम आते हैं कि इन रोड्स ऑफ आर्मीज एंड आइडियाज इन दिस कॉन्टिनेंट, ठीक है। सबसे पहले आते हैं 2 इसमें रिलीजन, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। अब जैनिज्म का जो है वो महावीरा है, इसका जो वो कहते हैं कि जिसने जैनिज्म को फ्लरिश किया। तो जैनिज्म में बेसिकली है क्या, दे बिलीव दैट एवरी लिविंग being was influenced by karma, karma का मतलब है किस्मत, and the accumulated energy of all the individuals good and bad deeds। मतलब दे से कि भाई जो हर चीज है ना उसको इन्फ्लुएंस करती है karma, and then their followers called him Jina and conqueror, and then Mahavira जो संस्कृत वर्ड है,
तो उसने इसको फर्दर प्रोपेगेट किया इस कल्चर को, जैनिज्म को। इसके बाद एक और रिलीजन यहाँ पे स्टार्ट होता है जो है बुद्धिज्म। और बुद्धिज्म काफी पुराना रिलीजन है इस कॉन्टिनेंट का। और बिफोर द अराइवल ऑफ मुस्लिम इन दिस कॉन्टिनेंट, जो यहाँ पे प्रेवलेंट रीजन था, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, साउथ इंडिया की बात नहीं कर रहे, वो बुद्धिज्म था। ठीक है, तो इसका जो सुप्रीम लीडर था वो सिद्धार्था गौतमा था। ठीक है, तो ये भी अगेन एमसीक्यूज है कि बुद्धिज्म को जो उसको फाउंडर कहते हैं, इसकी रूट्स पहले भी मिलती हैं, लेकिन जो बेसिकली इसको हिस्ट्री में कहा जाता है फाउंडर, वो सिद्धार्था गौतमा था। ठीक है, तो उसने क्या किया, ही अबेंडन हिज लाइफ एंड फॉर ऑल द वर्ल्डली प्लेयर्स, एंड देन ही स्टार्टेड प्रीचिंग कि भाई आपने अगर दुनिया में अगर आप इफ यू नीड पीस यू नीड टू लीव ऑल द वर्ल्डली डिजायर्स। तो ये बेसिक था बुद्धिज्म का। फिर उसके बाद स्टार्ट होती है पर्शियन कॉन्क्वेस्ट। अब पर्शियन कॉन्क्वेस्ट की बात करें हम, तकरीबन 585 टू 529, जिसके अंदर यहाँ पे इस एरिया में कुछ रूलर्स आते हैं जो ईरान पे, जो एक्सीमियन एम्पायर जिन्होंने की थी, ये यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये वाला रीजन अगेन पाकिस्तान का है। तो दिस रीजन अगेन केम अंडर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ पर्शियन एम्पायर, और यू कैन सी कि पर्शिया, जब पर्शिया एक सुपर पावर थी, वी नो दैट, तो उसके कॉन्क्वेस्ट में ये रीजन भी आया था। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट उनके लीडर्स थे, डेरियस वन जिसने कंकर किया सिंध एंड पंजाब। ठीक है, एंड डेरियस ऑल्सो कंकर द दोआब बिटवीन द इंडस एंड झेलम रिवर। ठीक है, इसके अलावा एडिशनल रिजल्ट ऑफ पर्शियन इन्फ्लुएंस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ खारोस्त्री स्क्रिप्ट, एक लिखने की एक स्टाइल है जिसको राइट से लेफ्ट, मतलब यहाँ से इस साइड पे लिखा जाता है टू द सब कॉन्टिनेंट। एंड पर्शियन कल्चर भी यहाँ पे ग्रूम होना शुरू किया बिकॉज ऑफ दिस पर्शियन कॉन्क्वेस्ट। तो यू कैन सी कि ये वाला जो रीजन है विच इज करंटली पाकिस्तान, इट इज डिस्टिंक्टिव ऑफ दिस रीजन विच इज इंडिया इन मैनी वेज। तो एक उसमें जो उसकी रूट्स हैं वो पर्शियन एम्पायर से बिलिंग करते हैं। दैट इज वाई वी सी के वी आर मोस्टली एसोसिएटेड विद दीज कंट्रीज, ईरान एंड सेंट्रल एशियन, दीज काइंड ऑफ। जो हमारा ट्रेंड है वो वेस्टर्न वाली साइड पे क्यों इतना ज्यादा इंक्लाइन करता है। फिर मेन जो हिस्ट्री के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, एक जो आप नोट करेंगे, वो है अलेक्जेंडर द ग्रेट, द अराइवल ऑफ अलेक्जेंडर। तो इट इज रियली इंटरेस्टिंग, और इसमें थोड़ा सा मैं अपना भी एक्सपीरियंस बता दूं कि ये सारा कुछ पढ़ने का क्या पर्पस था। तो दिस जो ये लेक्चर है सिंपल हिस्ट्री वाला, प्री हिस्ट्री वाला, तो ये सीएसएस में पीएमएस से रिलेटेड नहीं है, इसमें कुछ एमसीक्यूज आ सकते हैं, बट एज सिंपल एंड इन्फॉर्मेशन एंड इट इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, थोड़ा सा तो उसको एक ओवरव्यू करने के लिए ऐड किया है। बट इट विल हेल्प यू इन मैनी अदर वेज। इसको अगर इफ यू पास दिस एग्जाम, सीएसएस एग्जाम, होपफुली यू विल, एंड इफ यू पास पीएमएस एग्जाम, so the interviewers mostly ask these kind of questions. They mostly ask कि पर्शिया का क्या इधर लिंक है। ठीक है, ग्रीक का किस तरह इन्फ्लुएंस है, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, उससे पहले वाली कुछ इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन बता दें। तो उसमें ये इस वजह से मैंने स्लाइड ऐड कर दी हैं। अब इसमें पर्सनल मैं आपको एक्सपीरियंस बता देता हूँ अलेक्जेंडर द ग्रेट में। तो व्हेन आई अपीयर्ड इन दिस इंटरव्यू सीएसएस 2020 का, so all of my interview, like the major portion revolved around Alexander the Great, because I am from basically Mandi Bahudin, and the Battle of Hydaspes was fought also in Mandi Bahudin in this area। ठीक है, तो वहां से जो है दे started this debate के what is the influence of Alexander, who was Alexander, और उसका क्या लिंक है पाकिस्तान से। A lot of questions followed further. So Alexander again was a very famous personality in the history. So history only remembers the persons who were famous in wars. तो हमने कोई ऐसा वर्ड नाम नहीं सुना जो कि other than war famous हो। So history glamorizes wars, and that is why we find these kind of personalities जिन्होंने war के अंदर इससे contribute किया, तो उनके नाम जो हैं वो सुनने में आते हैं। So one of the name was Alexander the Great. तो अलेक्जेंडर द ग्रेट, अगर हम इसमें चलते हैं तो यहाँ से देखते हैं, ये मैसेडोनिया से इसने स्टार्ट की अपनी कैंपेन, और ये पूरा एरिया कंकर करता करता आ गया इस एरिया में। ठीक है, यहाँ पे उसने बैक्ट्रियन किंगडम था, डिफरेंट किंगडम से उसने यहाँ पे वॉर की डिफरेंट। ठीक है, एंड देन ही कंकर्ड ऑल ऑफ दिस लैंड। तो इसने फॉरेस्ट जो था यहाँ का एक लोकल लीडर था, उसने इसको रिजिस्ट किया, एंड उसकी जो फोर्सेस थे उसमें 200 वॉर एलिफेंट थे, 300 कैरियर्स थे,
4,000 cavalry थी and 30,000 infantry. So again it is an important MCQ. So you will find के कुछ MCQs आते हैं जिसमें उन्होंने exact number पूछे होते हैं. So that is the answer of this कि भाई उसकी आर्मी में क्या था. And then अलेक्जेंडर ने इसकी आर्मी को किस मुकाम पे जो है डिफीट किया था. That is नियर रिवर जेलम, और उस बैटल का नाम है हाइडस पास. अब जब वो यहाँ पे उसने कंकर किया तो उसने ये खुद डायरेक्ट उसने रूल नहीं किया. अगर ये इंटरव्यू में पूछते हैं तो इतनी डीप में नहीं, जितना हमने इसमें स्लाइड में मैंने लिखा है इतना ही आपको पढ़ना पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं है. इससे ज्यादा अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो फर्दर बुक रीड कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने इस पर काफी टाइम स्पेंड करके स्लाइड बनाई है. तो ऑन हिज वे बैक, ठीक है, तो उसने जो है वो मलावा एक किंगडम था रास्ते में आता, उसको कंकर किया. एंड देन ही आल्सो कंकर्ड मुल्तान ऑल द वे टिल मुल्तान. ठीक है, इसका जो ग्रीक हिस्टोरियन था, he wrote that Alexander himself recruited 10,000 people to reside in a city he founded in lower Indus region. So it means that कि जब वो आया, ठीक है, तो अपने साथ वो अलेक्जेंडर क्या करता था, जहां पे जाता था वो नए शहर आबाद करता था. तो उसने यहाँ पे भी नए शहर आबाद किए. तो इसका मतलब था जो उसकी आर्मी थी, दे वर ग्रीक, so they intermingled with the local indigenous people and as a result ग्रीक जो ट्रेडिशंस हैं, ग्रीक कल्चर है, आर्किटेक्चर है, उनकी जो कस्टम्स हैं वो हमारे लोगों के अंदर भी मिलती गई. ठीक है, तो इस एरा को कहते हैं हेलेनिस्टिक एरा. फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पर्सन है वो है चंद्रगुप्ता, और उसकी एम्पायर है मौर्यन एम्पायर. इसका एक एमसीक्यू बड़ा फेमस है, वो ये है कि मैकियावेली ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. तो आप में से काफी स्टूडेंट्स की पॉलिटिकल साइंस होगी, पॉलिटिकल साइंस नहीं है तो आईआर होगी, अगर इन दोनों में से नहीं है, बट यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड प्रिंस बाय मैकियावेली. सुना है आप लोगों ने, और यू कैन जस्ट गिव इट अ रिएक्शन मुझे पता लग जाए. मैकियावेली का नाम, ओके, तो यू नो दिस पर्सन मैकियावेली. ओके, तो उसने एक बुक लिखी थी. कौन सी बुक थी उसकी? उसकी बुक थी प्रिंस. उसमें क्या कहता था कि स्टेटमैन जो, उसमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे कि हाउ टू गवर्न अ स्टेट. ठीक है, तो उसमें उसने कहा था कि रूलर हैज टू बी अ फोर्स एज वेल एज लाइन. ठीक है, तो मतलब दोनों को, उसको तलाक भी होना चाहिए, उसमें पावर भी होनी चाहिए. So he was not the first person to give such kind of ideas and teaching to the ruler. There was one person in the history, in our history as well, and that person was Kautilya. ठीक है, वो देखते हैं कौशल्या कौन था. अब ये जो चंद्रगुप्ता मौर्य थी और इसकी जो मौर्यन एम्पायर थी, तो ये आप देखते हैं कि ये जो पर्पल के अंदर नजर आ रही है, तो डेट इज दिस एम्पायर. तो यहाँ पे जो है ये पूरी आप देखते हैं कि इन्होंने रूल किया ये इंडिया और ये पाकिस्तान सारे एरिया में. तो दैट इज ऑल्सो अंडर दिस मौर्यन एम्पायर. तो उसका रूलर था चंद्रगुप्ता. ठीक है, तो अगेन अटैक Magadha under Chandragupta, Hellenistic ideas and culture sparked an intellectual alliance in the royal court, stimulating interest in arts and science. तो बेसिकली उसने एक पूरा जब एरिया कंकर किया, जब अलेक्जेंडर यहाँ से चला गया, तो उसने उसके आइडियाज को यूज किया, उसके जो वॉर आइडियाज थे उसको यूज करके उसने फर्दर लैंड कंकर की और अपनी जो एक रूल था उसको कंसोलिडेट किया. लेकिन उसमें एक इम्पोर्टेंट पर्सन था हिस्ट्री में, दैट वाज कॉल्ड कौशल्या. ठीक है, और उसकी बुक का नाम था अर्थशास्त्र. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, अर्थशास्त्र. इस बुक में उसने क्या कहा था, ही वॉज बेसिकली द प्राइम मिनिस्टर, और उसने स्टेट क्राफ्ट को डिफाइन किया था. उसने कहा था कि अकॉर्डिंग टू कौशल्या द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द किंग इज टू सिक्योर द मटेरियल वेलबींग ऑफ इट्स पीपल. Material well-being is supreme. Attainment of all other goals, dharma, karma, whatever, depend on material well-being. तो ही मेंशन के जी आपको सबसे पहले जो रूलर का काम है वो ये है कि उसने मटेरियल वेलबींग को फॉलो करना है, उसने उसको प्रोटेक्ट करना है. यानी एट द एंड स्टेटिज्म, सर्वाइवल की उसने बात की थी, जो बाद में मैकियावेली ने भी बात की. तो उसने कुछ वॉर के मीन्स भी बताए थे जो कि बाद में संजू की बुक में कोट हुए, आर्ट ऑफ वॉर. तो उसका जो मेन पर्पस था दैट वाज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, बैलेंस ऑफ पावर एंड जियोपॉलिटिक्स. तो वी हैड अ काइंड ऑफ पर्सन इन आवर हिस्ट्री जिसने ये इस तरह के आइडियाज के दिए थे. फिर उसके बाद अशोका आता है. आपको पता है कि उसने जो है वो पहले किंगडम का वो रूलर था, और फिर उसने सारा कुछ वर्ल्डली प्लेयर्स को छोड़ के उसने जो है वो डिवोट कर दिया अपनी लाइफ फॉर पीसफुल पर्पसेस. और उसने सारा जो पाकिस्तान था एज अ रिजल्ट, दिस टर्न्ड ऑल ऑफ पाकिस्तान ऑन अ पाथ टुवर्ड्स बुद्धिज्म. ठीक है जी, तो ये हम बात कर रहे हैं
इन स्टार्टिंग ऑफ दिस सेंचुरी 1000 समथिंग। उसके बाद एक कुछ अदर इम्पोर्टेंट किंगडम्स थे, उसमें राजपूत भी थे, गुप्तास थे, और ग्रेट एज ऑफ हिंदू। तो इसमें हमने ये नोट किया है कि अभी तक जो ये वाला रीजन था बेसिकली पाकिस्तान वाला, मतलब ये वाला, ये इतना हिंदू रूल के अंदर नहीं आया। थोड़े से टाइम के लिए आया था जब ये पूरा यहाँ पे ग्रेट इंडियन रूल आया इस एम्पायर में, गुप्ताज के इरा में। लेकिन उससे पहले मोस्टली ये जो था वो इन्वेडर्स के ही कब्जे में रहा, यहाँ से कभी आ जाते थे, ठीक है। यहाँ ये मोस्टली बुद्धिज्म के अंदर रहा। तो देर वॉज नो क्लियर इंडिजिनस रूलर ऑफ दीज एरिया, ठीक है। तो मोस्टली ये हिस्ट्री में कंकर ही होता रहा, और आउटसाइडर्स ही आके इसको इतना इजीली इसको कंकर करते रहे हैं। इस वजह से हम देखते हैं कि जब भी हम पे कोई डिक्टेटरशिप इम्पोज होती है या कुछ तरह के फैसले इम्पोज होते हैं जिसमें डेमोक्रेटिक नहीं होती चीजें, तो हमारा जो एटीट्यूड है जो हम लोगों का, दैट इज नॉट एक्सट्रीम, और वी ग्रेजुअली एंड वी हैप्पीली एक्सेप्ट दैट काइंड ऑफ बिहेवियर। तो वी इसकी जो पीछे चीजें हैं वो करेक्ट हिस्ट्री पे लिंक करती हैं जाके, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कमिंग ऑफ एज। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम की। बट बिफोर मोहम्मद बिन कासिम, डू यू थिंक कि उससे पहले भी यहाँ पे कोई आया है? तो यस, देयर वर मैनी मुस्लिम कैंपेन्स इन दिस एरिया बिफोर मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम क्यों फेमस था? क्योंकि उसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया था और उसने यहाँ पे एक इस्टेब्लिश करके गया था सिस्टम। उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले क्या था कि मुस्लिम्स इंट्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मैनी अदर सोशल इनोवेशन, ठीक है। उनका जो इन्फ्लुएंस था, दे ट्रांसफॉर्म द सब कॉन्टिनेंट, लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ इनकम्पेरेबल आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंटिफिक नॉलेज एंड अदर प्राइसलेस कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड हेरिटेज। तो ये बेसिकली मुस्लिम्स की यहाँ पे कंट्रीब्यूशन थी, अभी हम आगे जाके भी देखते हैं। ये कुछ अरब एक्सपीडिशन थी उससे पहले, मोहम्मद बिन कासिम से पहले आई। तो ये हजरत उमर के जमाने की एक्सपीडिशन यहाँ पे शुरू हो गई थी। मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। तो आई थिंक सम ऑफ यू हैव नॉट ज्वाइन द ग्रुप, तो इस वजह से आपको ये इशू फेस करना पड़ रहा है। कुछ लोग क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते, सो दे आर टेक्सटिंग मी डायरेक्टली। अच्छा जी, इसमें ये कुछ अरब एक्सपीडिशन थी। सबसे पहली जो एक्सपीडिशन स्टार्ट होती है हजरत उमर के एरा में, ठीक है। एंड देन द अरब कंकर्ड करमान एंड ईरानियन प्रोविंस, ठीक है, जिसमें साउदर्न बलोचिस्तान भी इंक्लूडेड था। उन पे जो इम्पोर्टेंट नेम है बिफोर मोहम्मद बिन कासिम, इफ देयर इज एन एमसीक्यू, उसके मोहम्मद बिन कासिम से पहले कोई था। एंड इफ ऑप्शन इज सुहेल बिन आदि, तो आपने सुहेल बिन आदि को क्लिक करना है, एंड दैट वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद अरब जो सिंस कॉन्टेम्प्रेरी क्रिटिक्स में था कहा जाता है, वो कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम के ज़माने में अरब्स ने यहाँ पे इसको कंसोलिडेट किया। उससे पहले वाला बलोचिस्तान वाला एरिया वो उन्होंने काफ़ी जो है उसके ऊपर कंट्रोल किया था, लेकिन उससे आगे वो इस वजह से नहीं गए बिकॉज दे थॉट के द लैंड इज अनहेबिटेबल, क्योंकि तब भी जो वो वाला एरिया था बलोचिस्तान वाला, तो काफ़ी उसमें लिविंग कंडीशन पर टेरेबल एट दैट टाइम एज वेल। तो इस वजह से दे डिड नॉट गो फर्दर। बट इट वाज इन द टाइम ऑफ 712 और 710 जब एक कंप्लीट यहाँ पे कंसोलिडेशन होती है, और तब होता है हजाज बिन यूसुफ एट द हेल्म्स ऑफ उमय्यद डायनेस्टी इन इन अरब। तो उसमें एक इंसिडेंट बड़ा फेमस कोट किया जाता है कि जी यहाँ से कुछ सिलोन, जिसको श्रीलंका कहते हैं, वहां से कुछ कार्गोस जा रहे थे उस किंग, मतलब ये खलीफ के लिए, और वहाँ पे कुछ उसमें इम्पोर्टेंट चीजें थी और कुछ लोग थे जिसको पायरेट, उस एरिया के दीबल के पायरेट, मतलब दीबल एक एरिया है यहाँ पे, यहाँ पे दीबल एक एरिया है, वहाँ के पायरेट्स ने उनको क्या किया, उसने उनको कब्जे में ले लिया, और फिर वहाँ पे लेटर लिखे गए जो इनका लोकल रूलर था एट दैट टाइम, राजा दाहिर, के भाई इनको इन 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 पायरेट से इन लोगों को आज़ाद करवाया जाए, वापस भेजा जाए। बट ऐसा नहीं हुआ। So as a result, Hajjaj bin Yusuf became furious and he sent two campaigns before sending Muhammad bin Qasim, but these two campaigns failed. ठीक है, फिर उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया। तो क्या रीजन थी कि मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया, और वो भी हजाज बिन यूसुफ की तरफ से? और क्वेश्चन अब मैं आपसे पहले ये पूछता हूँ कि क्या मोहम्मद बिन कासिम को क्यों भेजा गया? उसकी सिंपल रीजन ये थी कि हजाज बिन यूसुफ ये चाहता था कि अगर वो न्यू एरिया को कंकर करता है, उस पर रूल करता है, तो उसको ऐसा बंदा चाहिए था जो बिल्कुल हजाज बिन यूसुफ के अकॉर्डिंग चले, ठीक है। तो उसमें जो मोहम्मद बिन कासिम था, एक तो उसका वो
नेफ्यू भी था, और दूसरा वो एक एक पूरे अपनी कैंपेन में उसके ऊपर डिपेंडेंट था, बिकॉज ही वाज अंडर 18 एट द टाइम ऑफ डिपार्चर। तो इस वजह से वो हजाज बिन यूसुफ पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट, तो इस वजह से हम मोहम्मद बिन कासिम को उसने चूज किया। बट द क्वेश्चन इज के जो हिस्ट्री में प्रेजेंट किया जाता है कि इट वाज ओनली टू रिकवर द गर्ल्स एंड ऑल द काइंड ऑफ कार्गो जो भी इम्प्रिजन किया गया था। तो डू एग्री विद इट कि क्या इसी तरह का सीन था? अगर आज आप थोड़ा सा, अगर आपको हिस्ट्री का आइडिया भी नहीं है, लेकिन एक कॉमन सेंस में क्या इस चीज को आप मानेंगे कि इट वाज ड्यू टू द मुस्लिम ब्रदरहुड, और जो मुस्लिम जो नेशनलिज्म थी उसकी वजह से कि जी भाई वो मुसलमान है, उनको कब्जे में कर लिया, तो इस वजह से उनको रिकवर कराने के लिए हम एक पूरी एक्सपेडिशन भेजेंगे, या इसके पीछे डिफरेंट रीजन थे? तो व्हाट डू यू थिंक? तो यू कैन रेज हैंड एंड यू कैन कंट्रीब्यूट, एक दो इसमें व्यू ले लेते हैं। अच्छा, किसने हैंड रेस नहीं किया? तो आई विल से कि भाई यहाँ पे हजाज बिन यूसुफ एट हिज टाइम ही वाज नॉट अ वेरी गुड रूलर, ठीक है। वो बहुत ही जालिम काइंड का हुक्मरान था, और उसने वहां पे अपने जो अरब के अंदर काफी लोगों को प्रोसिक्यूट किया था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि ओनली टू रिकवर गर्ल्स, देयर वर डिफरेंट रीजंस बिहाइंड दैट, एंड वन ऑफ द रीजन वाज टू expand his empire, to consolidate his rule and further go for expansion। एक उसकी रीजन ये कही जाती है, ठीक है। तो उसमें कंपेन की तैयारी के लिए इट टुक 6 months फॉर मोहम्मद बिन कासिम टू प्रिपेयर हिज कंपेन। और उसके जो अटैक में थे, उसने दो रास्तों से इस पर अटैक किया, वो हम देखेंगे। दो रास्तों से, एक वो खुद आया था लैंड के रास्ते से, मकरान के रास्ते से, और दूसरा उसने अपना जो साजो सामान था वो बाय सी सेंड किया था। तो अगर एक एमसीक्यू जाता है कि वो किस रास्ते से आया था, तो मोस्टली वो मकरान के रास्ते से आया था। अच्छा, जब वो इधर आया तो उसके पास क्या क्या चीजें थी? उसके पास थी तकरीबन 6,000 सीरियन हॉर्समैन, 6,000 ट्रूप ऑन कैमल, 3,000 बैक्सिन कैमल, एंड टू कैरी सप्लाईज शिप कैरिड 5 लाख कैटापुल्ट, ठीक है। एंड फतेह नामा इन दाहिर वॉज नॉट क्रूअल। अच्छा, अब इसमें डिफरेंट हमें वो मिलती हैं। अब ये तो उसके पास वो साजो सामान था। अब कुछ लोग कहते हैं कि राजा दाहिर वो क्रूअल, तो इस वजह से भी जो इंटरनल के लोगों ने उसके खिलाफ इतना जदोजहद नहीं की। लेकिन कुछ कहते हैं कि वो क्रूअल नहीं था। तो इसके ऊपर भी जो है वो तजाद पाया जाता है हिस्ट्री के अंदर। तो मोहम्मद बिन कासिम ही कंकर्ड ऑल द सिमट इन मुल्तान, एंड देन आफ्टर दैट यू नो कि व्हाट हैपेंड। उमैयद में जो न्यू खलीफा आया, क्योंकि वहां पे भी कोई इस तरह का सिस्टम नहीं होता हेरिडिटी का कि लाइन ऑफ सक्सेशन कौन आएगा, तो देवर वॉर। तो जब न्यू खलीफा आया सुलेमान, तो हजाज बिन यूसुफ उस वक्त तक ही वाज नॉट देयर, एंड ही वाज रिप्लेस्ड बाय सुलेमान बिन मालिक, आई थिंक दैट वाज हिज कंप्लीट नेम। तो उसने कासिम को वापस बुला के एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। फतहनामा सिंह जो है बुक है, उसके अंदर जो है वो बताया जाता है कि दाहिर वॉज नॉट क्रूअल। अब ये पहली वेव थी इस्लाम की। इस्लाम की सेकंड वेव स्टार्ट होती है डिफरेंट डायनेस्टीज से, जिसमें सबसे पहली डायनेस्टी आती है गजनवी, गजनवी डायनेस्टी, ठीक है। तो गजनवी अटैक इंडिया 17 टाइम्स, और उसने 16। अब ये गजनवी कौन थे? ये वाले मोस्टली इनका एरिया था, सेंट्रल एशिया से आए थे ये लोग। और इसने जो है यहाँ पे अटैक किया आके। ही अटैक इंडिया 17 टाइम्स। उसका जो 16th अटैक अटैक था, दैट इज वेरी फेमस, और वो सोमनाथ की बुक में था। बुक्स मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, जो भी हिस्ट्री की जिससे मैंने कोट किया ना, मैं गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा। जिसने इंटरेस्टिंग अगर रीड करना हो तो वो रीड कर सकता है। क्योंकि हिस्ट्री इज अगेन मतलब एक इम्पार्शल नहीं है, ठीक है। तो मतलब पार्शल नहीं है, इम्पार्शल है हिस्ट्री, और हिस्ट्री बायस है डेफिनेटली, जो लिखता है उसी के अकॉर्डिंग होती है। तो हमें जो मोस्टली हम कॉन्टेक्स्ट करेंगे वो अरब्स ने उसको लिखा है यहाँ पे आके। तो हमें जो इंडिजिनस लोग थे उनकी कहानियों का हमें इतना आइडिया नहीं है। तो अगेन यू विल सी डिफरेंट कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज इन हिस्ट्री। अच्छा, अब सेकंड वेव से स्टार्ट कर देते हैं गजनवी एम्पायर। तो यहाँ पे अब दोबारा ये जिसकी इंडो पाक हिस्ट्री है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और जो पीपीएससी के एमसीक्यूज हैं, जो जनरल नॉलेज का पेपर होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ से जनरेट होंगे। और एफपीएससी में पाकिस्तान अफेयर के भी कुछ एमसीक्यूज यहाँ से आ जाते हैं। तो आपने यहाँ पे डेट
जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है वो देख लेने हैं, बाकी चीजें सिंपल आपने अंडरस्टैंड करनी है कि ये कहाँ से होंगी चीजें, मतलब क्या लिंक बन रहा है। अच्छा, इसका 17th अटैक नहीं था जो फेमस था, इसका 16th अटैक था जो कि सोमनाथ के मंदिर पे था। तो ये गलत कंसीडर किया जाता है कि 17वां अटैक उसका कामयाब हुआ, इस 16th। उसने टोटल 17 हमले किए थे, 16th वॉज ऑन सोमनाथ टेम्पल। और उसने यहाँ से जो है वो सोमनाथ में काफी ज्यादा जो थे ना उनके रिसोर्सेज, वहां पे उनके पास से वेल्थ ज्यादा थी, तो वहां से वो सारा कुछ ले गया था। ठीक है। एल्फिंस्टोन एक हिस्टोरियन है, ही राइट कि जी ही नेवर पुट अ हिंदू टू डेथ एक्सेप्ट इन बैटल, उसके बारे में लिखता है गजनवी के बारे में। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं कि जी द टेम्पल्स ही रेडेड वर स्टोर्स ऑफ enormous wealth and some of these were political centers as well. And S.M. Jaffer लिखता है कि his real motive to invade India were economic. He needed money to finance his campaigns in the West, Central Asia, and Punjab was his second line of defense. जब यहाँ पे आता था उसको जरूरत पड़ती थी फाइनेंस की, यहाँ पे अटैक करके लूट करके चले जाता था। तो ये गजनवी डायनेस्टी थी, देयर वाज नो कंसोलिडेशन, जिसमें सिंपल 977 से 1187 तक रही है। इनके साथ जो थे वो हजरत अली हजवेरी, जिनका मज़ार लाहौर में है, तो वो इनके साथ आए थे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो किसके साथ आए थे? ये गजनवी डायनेस्टी के दौर में आए हैं। कुछ कहते हैं कि वो गजनवी के साथ नहीं आए, बल्कि वो उनके जो बेटे हैं मसूद, उसके साथ आए हैं। तो कॉन्फ्लिक्टिंग अगेन यहाँ पे व्यूज हमें मिलते हैं। लेकिन हजरत अली हजवेरी जो थे वो आ गए गजनवी डायनेस्टी के साथ। तो यहाँ से आप देखते हैं कि स्प्रेड ऑफ इस्लाम स्टार्ट होता है फ्रॉम सूफीज। तो सूफीज ने काफी रोल प्ले किया। जो मिलिट्री कैंपेन्स थी, उन्होंने एक रास्ता बनाया इनके लिए, और ये इन्होंने जाके सूफीज ने जाके इस्लाम को यहाँ पे आके स्प्रेड किया था। उसके बाद आती है गौरी डायनेस्टी। तो गौरी डायनेस्टी जो थी वो डिफरेंट उसमें रूलर थे। उसमें उनका जो एक इम्पोर्टेंट रूलर था वो था सुल्तान अलाउद्दीन। तो सुल्तान अलाउद्दीन, ठीक है, जिसको टाइटल ऑफ जहान सोज भी कहते हैं, द बर्नर ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज ही रेवेज गजनी एंड बर्न इट टू ग्राउंड। गजनी एक एरिया है अफगानिस्तान में। ठीक है। अब इसने पृथ्वीराज चौहान के साथ जो था वो इसका बैटल था इम्पोर्टेंट, और उस बैटल को कहते हैं फर्स्ट बैटल। पृथ्वीराज से ये हारा, बैटल ऑफ टैरन इन 1191। लेकिन सेकंड बैटल में वो जीता पृथ्वीराज से 1192। तो ये दो बैटल बड़ी फेमस है हिस्ट्री के अंदर, जिसमें गौरी की पृथ्वीराज जो यहाँ का रूलर था उसके साथ हुई थी। ठीक है। अब उसके बाद ही लेफ्ट 4 of his slaves इन कमांड। एक कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के गया इन दिल्ली, कबाचा को मुल्तान में, तजाउद्दीन यिल्दोज को गजनी में, और इख्तियारुद्दीन को बंगाल में। सो ही कंकर्ड मैनी एरियाज। ये देखते हैं आपके सामने मैप नजर आ रहा है, तो यहाँ तक वो इधर तक वो चला गया था। तो उसकी कंपेन इससे आज से मशहूर है कि उसने ये जो पृथ्वीराज के साथ उसकी बैटल थी। अच्छा जी, महमूद अफौरी जी, बिल्कुल। अच्छा, किसने कहा स्लाइड काफी है? जी स्लाइड काफी है, इनके बारे में इतना ही पता करना जरूरी है, इन पर्सनैलिटीज के बारे में। इसके अलावा जरूरत नहीं है इनके बारे में पढ़ने की। वो आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हैं, अदरवाइज जितनी हिस्ट्री इसमें मैंने कोट कर दी है स्लाइड्स में, इससे ज्यादा की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद अच्छा उसके बाद हम चलते हैं दिल्ली सल्तनत। तो ये आपने देखा कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका स्लेव, ठीक है, जो दिल्ली में उसको इंस्टॉल करके गया, तो उसने फर्दर अपना रूल कंसोलिडेट किया, और वहां से हम स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत। अभी उसके कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, इंडो पाक वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, पाक हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स इसमें से कौन से बनाने हैं, अभी बस आप इसको समझ लें, हम एंड पे सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे। तो ये दिल्ली सल्तनत का एरिया था, आपको जो सामने मैप नजर आ रहा है। तो इन एरिया में उन्होंने जो है वो रूल किया था। इसमें डिफरेंट डायनेस्टीज थी। दिल्ली सल्तनत इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये रिजाइड, उनका जो कैपिटल था वो दिल्ली में था, और इसमें डिफरेंट डायनेस्टीज आई। सबसे पहली थी इसकी स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद इल्तुतमिश जो था उसका नेक्स्ट पे जो रूलर आया, उसने जो था उसको फर्दर कंसोलिडेट किया। इल्तुतमिश के जमाने में एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई कि उसने यहाँ पे 40 जो है वो इस्टेब्लिश किया, जिसको कहते हैं सरकाने चहलगानी।
यानी उसने 40 नोबल्स की एक काउंसिल बनाता था, और इम्पोर्टेंट डिसीजन जो थे वो ये करते थे यहाँ पे 40, ठीक है। अब उसने अपनी अथॉरिटी को रिकग्नाइज कराया बगदाद के खलीफ से। इसके अलावा उसने एक इक्ता सिस्टम यहाँ पे कायम किया बेस्ड ऑन मोहम्मद गोरी आइडिया, इक्ता सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर क्या था, तो ये इक्ता है, IQT है। अब इसमें ये था कि इट वाज देयर टू कलेक्ट टैक्सेस and they had no right to the subjects apart from the taxes as long as they pay tax। तो इसका मतलब है कि उन्होंने क्या किया, बिफोर ये जो मुगल से कंसोलिडेशन ऑफ मुस्लिम एम्पायर यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी हुई थी, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी इसकी, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 40 एंड देन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्ता सिस्टम, जिसमें से वो टैक्स कलेक्ट करते थे लोगों से। तो ये इल्तुतमिश के जमाने में। फिर एक इम्पोर्टेंट रूलर आती है हिस्ट्री के अंदर जिसको कहते हैं रजिया सुल्ताना। तो ये भी स्लेव डायनेस्टी के अंदर एक इम्पोर्टेंट रूलर थी। अब ये फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन जो एक वुमेन रूलर है इंडियन हिस्ट्री में। अब ये बेसिकली आती है 1236 से 1240, सिर्फ 4 ईयर इसका रूल होता है। लेकिन इसका जो रूल होता है, इसको स्लेव डायनेस्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अ स्लेव ऑफ घोरी, तो उसकी वजह से उसने ये यहाँ पे आके अपनी डायनेस्टी बनाई, तो इस वजह से उसको स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। So Razia Sultana was also a ruler of slave dynasty, first and last woman ruler in Indian history। ठीक है, लेकिन इसकी अब आपको पता है कि पहले उसने 40 बनाया इल्तुतमिश ने, लेकिन रजिया सुल्ताना की और 40 की आपस में सही तरह बनी नहीं, बिकॉज शी वॉज अ वुमेन। तो उसकी वजह से देयर वर इंटरमिटेंट वॉर्स एंड इवेंचुअली शी वॉज असैसिनेटेड नियर केसल बाय जज। उसको वहां पे मार दिया गया, और फिर उसके बाद गयासुद्दीन बलबन आता है। तो गयासुद्दीन बलबन आता है और देता है थ्योरी ऑफ किंगशिप। थ्योरी ऑफ किंगशिप उसकी इंपॉर्टेंट है। उसने कहा कि जी जो किंगशिप है दैट इज बेसिकली अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, एंड द टाइटल होल्डर इज एक्चुअली द शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो उसने ये कहा कि जिस तरह आपको पता है ना कि डिवाइन जो रिनाइंसेस मूवमेंट होती है यूरोप में, और वहां पे रोसो आके कुछ थ्योरीज देते हैं। इसके अलावा उससे पहले जो डिफरेंट सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरीज आती हैं यूरोप के अंदर। तो साइमल्टेनियसली गयासुद्दीन बलबन जो था उसने भी एक अपनी थ्योरी दी, उसको उसका नाम दिया उसने थ्योरी ऑफ किंगशिप, ताकि जो उसके रूलर्स हैं, जो उसकी रियाया है, उसके ऊपर क्वेश्चन ना करें। उसका बेसिक पर्पस ये था कि जो रूलर है दैट इज बेसिकली शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ, एंड ही हैज बीन गिफ्टेड दिस रूलशिप बाय गॉड, ठीक है। और उसने ये बिलीव किया है कि इट इज द डिवाइन राइट थ्योरी कि किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ, एंड नो वन कैन चैलेंज किंग, ठीक है। उसने सजदे भी इंट्रोड्यूस किए एंड पे बहुत, मतलब किसिंग ऑफ द फीट ऑफ द मोनार्क। तो ही इंट्रोड्यूस दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो उससे हुआ क्या कि कंसोलिडेशन स्टार्ट हुई, मतलब लोगों को बताया कि जी एक आइडिया दिया ना, बिलीव उनको कराया कि ये जो है गिफ्ट फ्रॉम गॉड है, एंड आई एम द शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ, सो यू नीड टू फॉलो मी, सजदा करो, पैबोस करो, ठीक है। तो ये उसने स्टार्ट किया यहाँ पे, और उसकी पॉलिसी का नाम था ब्लड एंड आयरन। तो ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट इन हिज पॉलिसीज, और इसके साथ वो टैकल करता था। और अमीर खुसरो जो था वो उसके कोर्ट में आया था, ठीक है। ही वॉज कॉल्ड द पैरट ऑफ इंडिया। उसके बाद आती है खिलजी डायनेस्टी। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पर्सन है वो है अलाउद्दीन खिलजी। सो उसने ही वॉज फर्स्ट रूलर टू कनकर दक्कन, और उसने इम्पोर्टेंट यहाँ पे डेवलपमेंट दी जिसको कहते हैं अब इसने इम्पोर्टेंट यहाँ पे डेवलपमेंट दी जिसने प्राइस कंट्रोल पॉलिसी उसने स्टार्ट की। तो जो प्राइस कंट्रोल आज भी देख रहे हैं हम, प्राइस कंट्रोल एसीज वगैरह करते हैं, तो ये स्टार्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। उसने एक मंडी कायम की, शाहाना मंडी। उसने एक अथॉरिटी बनाई फॉर द ट्रेडर्स, एंड ऑल ट्रेडर्स हैव टू गेट रजिस्टर्ड इन द शाहाना मंडी, ठीक है। उसने सेपरेट मार्केट एस्टैब्लिश की फॉर डिफरेंट आर्टिकल्स। तो ये उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन थी इन कंसोलिडेशन ऑफ मुस्लिम एम्पायर। और उसने कमाला देवी, फर्स्ट हिंदू मुस्लिम मैरिज जो थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो कौन सी थी कमाला देवी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि अलाउद्दीन खिलजी मैरिड होम, एंड हु वाज द फर्स्ट हिंदू मुस्लिम मैरिज, who was the lady in the first Hindu Muslim marriage। So I also encountered this MCQs many times। उसके बाद आती है तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये आया, इसको मैड किंग भी कहते हैं, ठीक है। इसके जमाने में इब्ने बतूता आया था, और इसने इब्ने बतूता को अपना जो था वो एम्बेसडर बना के चाइना के लिए भेज दिया। इसको मैड किंग इससे कहते हैं, कुछ कहते हैं कि ये अपने टाइम से आगे था,
और कुछ उसकी पॉलिसीज की वजह से। उसकी पॉलिसीज देखते हैं। उसकी पॉलिसीज क्या थी कि जी ही वॉज लिबरल था रिलीजियस एंड डिप्लोमेटिक पॉलिसीज में, ठीक है। ही निगलेक्टेड क्लास डिफरेंसेस एंड असाइन ऑफिसर्स स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट। तो ये तो चले उसका पॉजिटिव काम थी। लेकिन उसको मैड किंग इस वजह से कहते हैं, उधर फेमाइन आया हुआ है, ठीक है, और उसने टैक्सेस बढ़ा दिए थे एग्रीकल्चर लैंड पे। इसके अलावा उसने मंगोल से बचने के लिए अपना कैपिटल का पूरा ट्रांसफर करवा दिया। इसके बाद उसने कॉपर एंड ब्रास कॉइन जो थे वो जारी किए इन प्लेस ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि काउंटर फिटिंग स्टार्ट हो गई। सिल्वर और गोल्ड तो हर किसी के पास नहीं होता, कॉपर एंड ब्रास होता है। तो उसने वो कॉइन दे दिए, तो इसकी वजह से काउंटर फिटिंग स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद उसने प्लान बनाना शुरू कर दिया कि जी वो पूरे वर्ल्ड को जो था वो कनकर करेगा, जिस तरह अलेक्जेंडर ने किया था। तो उससे बड़ा इंस्पायर था। तो उसने इतनी बड़ी आर्मी बनाई, उसको ट्रेन किया कि जी वो पूरे दुनिया को हम जाके कंकर करेंगे। एंड ही ऑल्सो अटेम्प्टेड टू कंकर तिब्बत एंड इवन चाइना। तो अब इसके टाइम में जो मंगोल थे वो आते थे और प्लंडर्ड करते थे एवरीथिंग दे वेंट, और वो यहाँ से लूट मार करके चले जाते थे। तो ये किसके जमाने में होता था? मोहम्मद बिन तुगलक। और ये इरा है 1320 से 1414 का। तो इसमें मंगोल की जो पावर थी काफी ज्यादा वहां पे स्ट्रॉन्ग थी। फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज आती हैं, बट इफ वी स्किप देम वी डायरेक्टली गो टू मुगल एम्पायर। So Mughal were basically the ones who really, in terms strictly, in strict sense, they consolidated Islamic empire in the subcontinent. क्यों? क्योंकि उनकी कुछ ऐसी पॉलिसीज थी, इंडिजिनस पॉलिसीज थी, जिन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया और यहाँ पे उन्होंने काफी रूल को कंसोलिडेट किया। उनके 6 रूलर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बाबर था, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो ये उनके जमाने में आपको यहाँ पे मैप नजर आ रहा होगा। ये कंसोलिडेशन थी मुगल एम्पायर की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जहीरुद्दीन बाबर के नाम से, ठीक है। तो ये फरगना से था। अगेन क्वेश्चन किया जाता है कि बाबर बिलोंग टू विच कंट्री। सो ही वाज फ्रॉम उज्बेकिस्तान और फरगना, जिसको पहले जमाने में कहते हैं। एंड हिज फादर नेम वाज उमर शेख, अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एंड ही वाज अ चुगताई तर्क। एंड हिज नेम वाज हिज मदर नेम वाज कातला निकार। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बैटल करता है, बैटल ऑफ पानीपत। इससे पहले लोधी डायनेस्टी थी, इब्राहिम लोधी को डिफीट करता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है, ठीक है। और उसके बाद डिफरेंट बैटल करता है, बैटल ऑफ खानवा, ठीक है। इसके अलावा बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघरा। तो इसका पूरा जो रूल था यहाँ पे वो बैटल्स में ही चले जाता है। अब देखें 1526 से 1530 तक 4 साल का ये इसके पास टाइम बचता है। तो इसमें ये इधर ही बैटल करता रहता है। इसके 4 सन थे, हुमायूं, हिंदल, अस्करी और कामरान, ठीक है। और इसके बाबर के सक्सेस के लोधी पे क्या रीजन थे? एक, इसके पास वॉरफेयर का तजर्बा ज्यादा था, ठीक है। लेटेस्ट इसने आर्टिलरी यूज की। ही वाज ट्रू डिप्लोमेट एंड ही अगेन ही हैड फाइटिंग एक्सपीरियंस। और उसने तज़किरे बाबरी लिखी। उसने खुद लिखी थी, किसी ने नहीं लिखी थी। तो अगर क्वेश्चन आता है हु रोट तज़किरे बाबरी, तो बाबर हिमसेल्फ। फिर उसके बाद आता है नसीरुद्दीन हुमायूं। क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू के, क्लीमेंट उसको टाइटल दिया जाता है। अब ये वो बंदा था जिसने 2 दफा आके रूल किया और इंटरमिटेंटली रूल किया। एक 1530 से 40 में, और फिर उसके बाद एक सेपरेट गैप आता है, वो देखेंगे क्यों आता है, शेरशाह सूरी की वजह से आता है। और फिर दोबारा वापस आता है और बेचारा 1 साल रूल कर सकता है, और फिर स्लिप होके सीढ़ियों से गिर के मर जाता है। तो इसकी इंपॉर्टेंट बैटल है बैटल ऑफ सोनसा, बैटल ऑफ कनूज इसने की, ठीक है। एंड ये ऑन हिज रिट्रीट हुमायूं ड्राउन इन गंगा, मतलब जब ये शेरशाह सूरी ने इसको भगा दिया तो ये गंगा में डूब रहा था। फिर इसको निजाम शका ने इसको बचाया। और उसके बाद दीने पला पैलेस इसने बनाया। एंड ही डिफीटेड द फोर्सेस ऑफ सिकंदर शाह सूरी, जो कि शेरशाह सूरी का थर्ड लाइन इन सक्सेशन था। एंड उसने और इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गुलबदन बेगम जो थी, इसने हुमायूंनामा लिखा, ठीक है। हुमायूंनामा उसने खुद नहीं लिखा, गुलबदन बेगम ने लिखा। और जब सेकंड कोरोनेशन होती है तो वो सिर्फ 6 महीने के लिए रूल कर सकता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पर्सन आता है हिस्ट्री की तारीख में। बोर तो नहीं हो रहे आप सब? मुझे बता दें, बोर हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। समझ आ रही है चीजों की? यू कैन टेक्स्ट इन द चैट। नहीं समझ आ रही? अच्छा, नो सर नहीं समझ आ रही, ओके। बहुत बोर हो रहे हैं? अच्छा, स्पीड बहुत ज्यादा है। कैसे याद करना है? अच्छा, मैं इसमें आपको अगेन रीआइट्रेट कर दूं कि हमने ये वाली जो चीजें मैं आपको करवा रहा हूँ ये याद नहीं करनी, ये सिर्फ सुननी है, समझनी है।
और ये जो यहाँ से सेकंड वेव ऑफ इस्लाम का बताया ना, उसके अंदर स्लाइड में जो चीजें लिखी हैं वो एमसीक्यूज के लिए तैयार करनी है, कि पीएमएस में जीके में वो एमसीक्यूज पूछ सकता है, या पाकिस्तान अफेयर में आ सकता है, पीएसएस के पाकिस्तान अफेयर में कोई एमसीक्यूज आ सकता है। सब्जेक्टिव वाइज इसमें हमने कुछ तैयार नहीं करना, सिंपल इसको समझें, अंडरस्टैंड करें कि हुआ क्या था, इंपॉर्टेंट चीजें, ताकि आपको हिस्ट्री से थोड़ी सी इसमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। जो याद करने वाली चीजें होंगी उसको मैं बताऊंगा कि हमने ये याद करना है, ठीक है। तो अभी आपने परेशानी हो ना, और हम जो है वो, इस वजह से मैं स्पीड ज्यादा रखता हूँ क्योंकि इतनी लंबी हिस्ट्री है 1000 साल की, तो इसको हमने बर्ड आई व्यू में ही कवर करना है, मतलब इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो ये पूरा इंडो पाक हिस्ट्री का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इंडो पाक हिस्ट्री मेरी नहीं थी, लेकिन मैंने इसको इंटरव्यू के लिए पूरी तैयार कर ली थी, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं आइडिया है, मैं आपको इसमें गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो शेर शाह सूरी आता है जी, उसका नाम, ओरिजिनल नाम होता है फरीद खान। अब बहुत इंपॉर्टेंट रोड जो कि आज भी हम यूज करते हैं, जिसको कहते हैं जीटी रोड, वो इसने बनाई थी। और कहाँ से शुरू की थी? लंडी कोटल पेशावर से उसने शुरू की थी, और राजकुमारी कलकत्ता तक गई थी। राजकुमारी नहीं है, लेकिन इसको याद रख लें, राजकुमारी। तो एक मैंने बड़ा निमोनिक से इसको याद किया हुआ था। अ, तो एक निमोनिक बना हुआ है, मैं अभी नहीं बताऊंगा बिकॉज वी हैव डिफरेंट सॉरी हेयर। तो लेकिन बड़ा एक अच्छा निमोनिक था। तो लंडी कोटल से पेशावर से इसने शुरू की, और राजकुमारी, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखिएगा। और ये जीटी रोड हम यूज करते हैं, तो आपको तारीख पता होना चाहिए कि किसने बनाई थी, आके शेर शाह सूरी ने बनाई थी, ठीक है। और वो जब, इसका एक बड़ा मजे का इंसिडेंट है कि एक मरा कैसे, इसने अच्छी, इसकी एक इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि ही वाज लाइक ही वाज रियली अहेड ऑफ हिज टाइम। और उसकी जो पार साइटेड थी, दैट रिजल्टेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोविंसेस, जो उसने डिवाइड किए, सरकार की फॉर्म में डिवाइड किए, ठीक है। उसने सिकदारान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंचार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, बनाया, इंचार्ज ऑफ लोकल रेवेन्यू। तो जो अंग्रेज ने आके रेवेन्यू सिस्टम यहाँ पे डेवलप किया ना, उसकी रूट जाती है शेर शाह सूरी तक। उसने इसको रेवेन्यू जो इंडिया का रेवेन्यू सिस्टम है, उसकी बेस उसने शेरशाह सूरी ने डेवलप की थी, और वो बाद में जाके अंग्रेज ने उसको यूज किया, ठीक है। तो इसने अपनी सरकार को डिफरेंट परागनास में डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। मुंसिफ उसने रखे थे, और पेमेंट देता था सोल्जर्स को इन कैश। लेकिन मरा कैसे? वो एक फोर्ट ऑफ कलिंजर में बमबारी कर रहा था, और उसका अपना ही बारूद वापस इस पे आके गिर गया, और ये मर गया, ठीक है। तो इस वजह से उसकी मौत होती है, मतलब एक फोर्ट को जाके बमबारी कर रहा है, उसने तो मारी उधर, वो निशाना लगा के वापस आ गया, और वो उधर ही उसकी जो है ना वो डेथ हो जाती है। तो ही डाइड बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंटल गन पाउडर एक्सप्लोजन इन द फोर्ट ऑफ कलिंजर, जो वो उसको कंकर करने के लिए गया था। तो इसके अलावा उसको किसने डिफीट नहीं किया। फिर उसके बाद आता है अकबर। तो अकबर वॉज द बेस्ट रूलर अमंग ऑल द मुगल एम्परर्स, ठीक है, जिसने ट्रूली रूल को कंसोलिडेट किया। और देखिए उसने रूल कितना किया, तकरीबन 50 साल पूरा रूल किया, 1556 से 1605 तक। और उससे जो कंटेम्प्रेरी थी वो उसके बाद आती है, देखते हैं। अच्छा जी, इसने 13 ईयर का था जब से इसका रूल स्टार्ट होता है। और तब इसकी जो, हिज मदर का नाम था हमीदा हमीदा बानो बेगम, जिसको मरियम मकानी बेगम कहते हैं, ठीक है। दो मरियम है, एक मरियम जमानी है, मरियम मकानी है। उसके जो मदर का नाम था अकबर की, वो मरियम मकानी बेगम था, और उसकी वाइफ का नाम था मरियम जमानी बेगम। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, उसका जो एक सिपह सलार है हिमू, वो करता है अगेंस्ट आदिल शेर शाह सूरी। मतलब जो शेर शाह सूरी की लाइन में एक अगेंस्ट सक्सेसर था आदिल शाह सूरी, उसके खिलाफ सेकंड बैटल ऑफ पानीपत फाइट फोर्ट की जाती है। और उसने जोधा बाई से शादी की, जो जिसको बाद में नाम चेंज करके मरियम जमानी जमानी बेगम रख दिया गया, ठीक है। और उसने लाहौर फोर्ट की फाउंडेशन बनाई, एंड उसने मनसबदारी सिस्टम कायम किया था। अब इसका जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी अकबर की, वो थी दीन इलाही की फॉर्म। दीन इलाही, जिले इलाही, जिसको मूवीज भी बनी है, इंडिया ने बनाई है। तो दीन इलाही की फॉर्म में उसने जो है वो एक मजहब दिया, क्योंकि आपको पता है कि अभी तक हम हिस्ट्री में देख रहे हैं सारे रूलर्स आते ही गए हैं, बाहर से ही आए हैं, उन्होंने इधर आके इस्लामिक रूल को कंसोलिडेट किया। इंडिजिनस कोई इस्लामिक एम्पायर बन के सामने नहीं आए, ठीक है। तो इंडिजिनस, आपको मैंने जैसे पहले हिस्ट्री में बताया, यहाँ पे डिफरेंट एथनिसिटीज थी, डिफरेंट रिलीजन थे। इंडिया के अंदर बुद्धिज्म था, जैनिज्म था, हिंदुइज्म था, ठीक है। उसके बाद फिर इस्लाम बाहर से आया। तो ऊपर वाले लेवल पे तो इस्लामिक जो थे वो सिस्टम था, क्योंकि रूलर था आपका, इस्लामिक रूलर था।
लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे था वो अगेन इस तरह के जो थे वो ग्रास रूट लेवल पे मसाइल चल रहे थे, इंटर रिलीजियस वॉर्स, इंटर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट जो थे वो बहुत ही कॉमन थे। तो उसने उसको किस तरह कंसोलिडेट किया, उसने दीन इलाही दिया, ठीक है। उसके सिर्फ 4 लेवल थे दीन इलाही के, ये लिखे हुए हैं 4 लेवल के: सेक्रीफाइस ऑफ सेल्फ, सेक्रीफाइस ऑफ मनी, सेक्रीफाइस ऑफ रिस्पेक्ट एंड सेक्रीफाइस ऑफ रिलीजन फॉर द मोनार्क। और ये बात आपको याद रखने की जरूरत है कि ये उसने इन्फोर्स नहीं किया था जब 100 से 120 फॉलोअर्स थे इस टीम के, लेकिन उसने ये इस वजह से दिया था ताकि एक सेंट्रल लेवल पे कंसोलिडेट किया जाए। यानी इंडिया के अंदर, इंडिया वाज नॉट वन स्टेट, इट इट नेवर वाज, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट एम्पायर थे, डिफरेंट डायनेस्टीज थी। तो इन सबको कंसोलिडेट करने के लिए एक दीन इलाही स्टेट लेवल पे उसने दे दिया कि भाई हमारा दीन जो है वो ये है, इस्लाम हमारा दीन जो है वो नहीं है, ठीक है। तो इट वाज ओनली ब्रेस्ड बाय बिरबल, जो उसका एक उसने काउंसिल बनाई थी, उसके अंदर थे नवरत्न, थे 9 रत्न, उसमें एक बिरबल था, ठीक है। इसके अलावा टोडर माल उसमें इंपॉर्टेंट था, जिसने फर्दर रेवेन्यू सिस्टम को डेवलप किया, जो शेर शाह सूरी छोड़ के गया था। इसके अलावा उसने फतेहपुर सिकरी, ऑल्सो कॉल्ड रोमांसिंग स्टोन, रेड स्टोन वगैरह बनाए, टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती बनाया। इसके अलावा इसने एक कैपिटल अपना शिफ्ट किया फतेहपुर सिकरी में। और एलिजाबेथ वन जो थी वो इसकी कंटेम्पररी थी, ये याद रखिएगा। एंड देन मुजद्दद अली अली सानी क्रिटिसाइज हिज पॉलिसीज एंड ही इम्प्रिजन मुजद्दद अली सानी। ही नहीं, जहांगीर ने इम्प्रिजन किया था और फिर बाद में इसने रिलीज भी कर दिया था। तो ये इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी अकबर की। तो अकबर की इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या थी, अगर हम इसको समराइज करें: दीन इलाही जो उसने दिया था, और रेवेन्यू सिस्टम। रेवेन्यू सिस्टम अकबर ने नहीं दिया था, उसका एक मिनिस्टर था टोडरमाल, अगेन हिंदू मिनिस्टर था, इसने जो था वो दिया था। एंड ही वाज अगेन वेरी फेमस, अगर आप रेवेन्यू सिस्टम पढ़ते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आता है जहांगीर। पूरा नाम था उसका नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर सलीम। नूर पूरा नाम भी पूछ लेते हैं हम उसमें, ठीक है। तो उसने नूर जहां से शादी की, और कैप्टन विलियम हॉकिंस यूरोपियन था, पहली दफा इधर आया ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे। इसके अलावा 1615 में थॉमस रॉय आया, और उसने फिर इसको परमिशन दे दी कि भाई जाओ, आप जाके जो है ना यहाँ पे ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके अलावा इसने जंजीर अदल एक अपनी बना ली थी बाहर, फोर्ट के बाहर, आगरा फोर्ट के, कि जिसने भी आना है तो वो जस्टिस के लिए आना है, वो जंजीर को इस तरह मारेगा और वो भी बाहर आ जाएगा, और वहां पे जो है वो कोड लगेगा और यही सुनेगा और यही फैसला करेगा। तो इसने जंजीर अदल बनाई थी। तो ही वॉज अ प्लेयर स्पीकर एंड ड्रग एडिक्ट, तो उसने जो है इतना काम नहीं किया। उसने गुरु अर्जन को टॉर्चर किया एंड एग्जीक्यूट किया था। तो सिख का वहां से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं। फिर शाहजहां आता है, शाहजहां खुर्रम, अगेन 1628 से 1658। अब उसका इम्पोर्टेंट क्या है कि उसके जो है 4 बेटे होते हैं, वो इम्पोर्टेंट है: दारा शिकू, शाह शुजा, औरंगजेब एंड मुराद। एंड उसकी 2 इम्पोर्टेंट डॉटर्स हैं, जहान आरा और रोशन आरा। तो ये अगर कोई एमसीक्यू है तो आपको याद होना चाहिए। ताजमहल भी इसी ने बनाया था, मुमताज महल भी इसी ने बनाया, ठीक है। और ऐसा जिसमें कोई इम्पोर्टेंट इनके कारनामे नहीं है। शाहजहां बस बनाता ही रह चीजें, मस्जिद वजीर खान बना दी, शालीमार गार्डन बना दिए, शीश महल बना दिया, ठीक है। तो जामे मस्जिद छठा बना दी। तो इस इन चीजों में इनकी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रही है। तो अकबर के बाद से डाउनफॉल हम कहते हैं कि शुरू हो चुका था। फिर एंड पे आ जाता है औरंगजेब आलमगीर, 1707, लास्ट रूलर। इसने भी तकरीबन उतना ही अर्सा रूल किया जितना अकबर कर रहा था। तो दारा शिकू हिज ब्रदर रोट सकीनातुल ओलिया। अब इसने, ये जो था ना औरंगजेब आलमगीर, तो ये भी जो था वो किसका था बेटा? शाहजहां का। तो बेसिकली मिलनी थी दारा शिकू को, बाद में सक्सेसर दारा शिकू था। लेकिन औरंगजेब ने फिर इन सबको मार दिया, दारा शिकू को, शाह शुजा को, मुराद को। किसी को इसने ब्लाइंड कर दिया, किसी को मार दिया, कुछ किया, एंड देन ही कंसोलिडेटेड हिज रूल। तो ये जो था इस तरह उसने कंसोलिडेट किया। मुगल की अचीवमेंट क्या थी? ये पूरा उसने एरिया उन्होंने रूल किया, ठीक है। इंडिया को यूनिफाइड किया, रेवेन्यू सिस्टम दिया, गवर्नेंस अच्छी थी इनकी, लेकिन एट द एंड ये खत्म होती गई। आर्किटेक्चर मार्वल्स बनाए, लाहौर फोर्ट, ताजमहल, ईटीसी। एंड देन प्रोस्परस इकोनॉमी। तो एट वन टाइम इट वाज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड आफ्टर मिंग चाइना। चाइना के अंदर मिंग डायनेस्टी। तो ये मुगल थे। इसके बाद वाले जो मुगल आते रहे हैं, 1857 तक भी लास्ट मुगल था, लेकिन
उनकी जो अभी ये देखें यहाँ पे इतना बड़ा रूल कर रहा है मुगल, ठीक है, पूरा पूरा इंडिया जो था वो उसके अंडर था। लेकिन बाद में जब लास्ट मुगल रूलर था तो आपको पता है कि कितना इसका था, उसका जो एरिया था जहाँ पे उसने रूल किया, सॉरी, तो दैट वाज रिड्यूस्ड टू ओनली दिल्ली, नियर दिल्ली तक इतना रह गया था बात। तो ये चीजें आप देखते हैं कि इस वजह से मुगल का डिक्लाइन आता है। अच्छा, मैं आगे जरा इसको स्क्रॉल अप कर दूं। तो ये देखें यहाँ पे, तो इतने एरिया में सिर्फ मुगल रहता था, और बाकी देखें, बाकी सारा जो है वो डिफरेंट डायनेस्टीज के पास चले जाता, एंड हेंस मुगल रूल फेडेड अवे। उसकी डिफरेंट रीजन से डिक्लाइन की, वॉर ऑफ सक्सेशन, यानी औरंगजेब के बाद लास्ट में जो उसका रूलर था, उसके बाद कोई ऐसा रूलर नहीं आया जो लंबे अरसे के लिए रूल कर रहा हो। इसके अलावा इनकम्पिटेंट सक्सेसर थे, इंटरनल इंट्रीगीज थी, जिसमें मुगल कोड डिवाइडेड था सेक्टेरियन एथनिक रिलीजियस कंसिडरेशन पे, ठीक है, पर्शियन वर्सेस अफगान वर्सेस मुस्लिम वर्सेस हिंदू, इस तरह के तजादात शुरू हो गए थे। moral decadence, so they lacked the Mughal rulers, they lacked character, they were more player seeking, ठीक है, and then demoralized army because there was no person at the top of them to lead them, and then absence of naval power। तो बाद में देखते हैं कि मुगल had no army, so French and British they exploited this thing, and then rise of मराठास एंड सिख। ये देखें मराठा, ये कितनी ज्यादा उन्होंने जो है इसको ऑक्युपाई किया, पावर थी, और उसके बाद यहाँ पे निजाम ऑफ हैदराबाद आया, हैदर अली मिसौर के अंदर आ गया, तो उनका पूरा का पूरा जो एरिया था आहिस्ता आहिस्ता वो उनसे खत्म होता चला गया। एंड देन राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायनेस्टीज, तो ये एट द टाइम ऑफ 1764 ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, जब उसने स्टार्ट किया, ब्रिटिश ने नवाब को डिफीट किया, नवाब ऑफ बंगाल, तो तब आप देखें इतना सा एरिया मुगल के पास रह गया था। कहाँ पे है जी मुगल, हमें यहाँ पे मुगल भी ढूंढना पड़ेगा, ये इतना सा एरिया रह गया था। तो वन द रूलर ऑफ होल ऑफ द इंडिया, दे रिड्यूस्ड ओनली दिस पोर्शन। तो इस वजह से जो है मुगल रूल हमारा खत्म होता है। उसके बाद फिर नादिर शाह जो था उसने आके बहुत तबाही मचाई, वो आता था इधर, उसने अटैक किए इधर आके, स्लॉटर लोकल पीपल एंड लूटेड वेल्थ। तो उसकी वजह से जो मराठा थे या सिख थे उनको भी इतनी पावर मिल गई कि वो भी आके दोबारा दिल्ली पे अटैक करते थे और चले जाते थे। तो इस तरह जो है वो पूरा मुगल रूल जो है वो खत्म हो जाता है। फिर हमने ये देख लिया चीजें किस तरह खत्म हुई मुगल के बाद। अब जब मुगल चले गए तो कौन बचा, मराठा थे, ठीक है, सिख थे, और बाकी लोग थे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिश ने किस तरह आना शुरू किया। ये एक टाइमलाइन है छोटी सी, कि ब्रिटिश में ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है 1600, 1640 में उनको राइट मिलता है यहाँ पे आके ट्रेड करने का। वो एक सूरत के अंदर अपनी कंपनी बना लेते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, ठीक है। फिर नादिर शाह 1739 में आके दिल्ली को तबाह कर देता है, और 1746 में मदारस मद्रास जो है वो फ्रेंच उसको सीज करते हैं, और एक फर्स्ट टाइम ऑफ फोर्ट बिसीज बाय एन यूरोपियन नेशन, ठीक है, फ्रेंच आके उसको पूरा कंट्रोल करते हैं। फिर रॉबर्ट क्लाइव जो था, एक सिटी इनका आरपोर्ट, उसको कैप्चर करता है। फिर 1757 बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है जिसमें बैटल ऑफ प्लासी होती है। नवाब जो बंगाल का सिराजुद्दौला, ही लॉस्ट टू ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ठीक है। फिर मुगल एम्पायर जो दीवानी राइट है यानी कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं 1765 में। 1767 में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। अब आपको देख रहे हैं कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने मुगल ब्रिटिश ने कहाँ से बेसिकली अपना रूल कंसोलिडेट करना शुरू किया है, इस साइड से, नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है, ये वाली चीजें, और आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर गए और फिर उन्होंने पूरा एरिया को कब्जे में लिया। तो ये उनकी टाइमलाइन थी बेसिकली, जिस तरह उन्होंने करना शुरू किया। फिर टीपू टीपू सुल्तान को बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टन में उन्होंने डिफीट किया। फिर एंग्लो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होती है, मराठा को उन्होंने खत्म किया। फिर फिर उसके बाद चले जाएं 1825 में मैसिव माइग्रेशन ऑफ इंडियंस टू टू मॉरिटियस एक आइलैंड है वहाँ पे होती है। फिर जिस एरिया में ब्रिटिश रूल कर रहे होते हैं वहाँ पे इंग्लिश को वो ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देते हैं। फिर वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लेके आते हैं, सिंध को आहिस्ता आहिस्ता कैप्चर कर लेते हैं 1843 में। फिर 1846
में जो है वो सिख रूल खत्म हो जाता है पंजाब से, और पंजाब पे कब्जा कर लेते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता बलोचिस्तान में वो कब्जा कर लेते हैं 1839 में, और फिर वो केपीके में चले जाते हैं, और 1853 में वो रेलवे लाइन बिछाना शुरू कर देते हैं। अब उन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया होता है, ठीक है। तो फिर इंडियन स्पाई म्यूटिनी होती है 1857 में, और उसको वो खत्म करती हैं, और 1858 में ब्रिटिश जो है वो क्या करते हैं, प्रोक्लेमेशन दे देते हैं, जो ब्रिटिश क्वीन होती है, क्वीन ऑफ इंग्लैंड, कि भाई अब ये टेरिटरी हमारी जो है वो सोवरेनिटी के अंदर आ गई है। तो इसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी 200 साल के अंदर 1600 से शुरू करते हैं, और 1857 तक जाके पूरी तरीके से ऑक्यूपाई करते हैं इंडिया को। अच्छा जी, अब इसमें हमारा सिर्फ यहाँ तक कि मैं इसमें समझाऊंगा आज, क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफ़ी चीज़ों का थोड़ा सा अ, ज़्यादा हो गया काम। तो उसके बाद कल हम अपने लेक्चर से शुरू करेंगे रिफॉर्मर से। तो वो बड़े छोटे से हैं, इजी, मैंने उसको सिंपल बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, जो हमने याद करना है। और एट द एंड हमने उसके क्वेश्चंस भी दिए हैं पास पेपर के, जो आप तैयार करेंगे। तो आज के लिए सिंपल यही था कि किस तरह जो था वो 1857 तक एक रूल जो है वो यहाँ पे रहता है मुस्लिम का, और किस तरह एम्पायर कंसोलिडेट होती हैं, डिफरेंट डायनेस्टीज कौन सी होती हैं, और किस तरह फिर ब्रिटिश आके इनको एट अ टाइम इनको पूरा कंकर कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों से क्वेश्चंस लेता हूँ। ठीक है, आज के सिंपल लेक्चर में यही था। आई नो कि इट इज ओनली 1 आवर, बट देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स तो क्या आप लोगों ने आज सुनी है। मे भी कुछ लोगों ने पहली दफा सुनी हो, मे भी कुछ लोगों के लिए बार बार रिपीटेड हो गई हो। तो आज आपने क्या करना है, सिंपल इनसाइट को एक दफा गो थ्रू कर लेना है। एमसीक्यू जो मैंने हाईलाइट करवाए हैं वो आपने एक पेज के ऊपर लिख देना है। आज आपने करना क्या है, आज आपने ये नहीं करना है कि सबको याद करना है, नो। आज आपने क्या करना है, एक एमसीक्यूज आपने ना, जिस तरह हम कोर्स कंटिन्यू करते रहेंगे ना पाक अफेयर का, एक आपने एमसीक्यूज बुकलेट बना लेनी है। ठीक है, जिस तरह हम सब्जेक्टिव के लिए नोट्स बनाते हैं, एक आपने एमसीक्यूज के लिए भी नोट्स बनाने हैं। उसमें जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें बनाई हैं, उनके आप यहाँ पे एमसीक्यू एक पेज के ऊपर नोट डाउन कर लेंगे, ताकि एट द एंड ऑफ द डे आप सिर्फ उनको रिवाइज कर लेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, दैट्स ऑल। बाकी इसके अलावा आपने और ऐसा याद करने के लिए कुछ नहीं करना। आपने बस इसको ये करना है कि यू नीड टू रोमांटिसाइज द हिस्ट्री, यू डोंट नीड टू कोर्स द हिस्ट्री इन योर सेल्फ, मतलब इसको एब्जॉर्ब नहीं करना। जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई किस तरह चीजों को लेके चला गया है इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, कौन कौन सी यहाँ पे जो थी वो रूलर्स आए हैं, डायनेस्टीज आई हैं, और एक किस तरह जो मुस्लिम का जो एक यहाँ पे रूल है वो कंसोलिडेट होता है। क्योंकि जब हम आगे जाके टू नेशन थ्योरी पढ़ेंगे, जब हम आगे जाके डिफरेंट रिफॉर्मर्स पढ़ेंगे या पाकिस्तान मूवमेंट पढ़ेंगे, तो उसमें फिर आपको ये पहले तो समझ आइए थोड़ा सा, तो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है सब। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं आप लोगों से क्वेश्चंस दूंगा। अगर किसी के क्वेश्चंस नहीं है तो वो लीव कर सकते हैं। और आज का हमारा लेक्चर सिर्फ सिंपल इतना ही है। कल से हम रिफॉर्मर्स करेंगे। आज हमने रिफॉर्मर स्टार्ट कर देने थे, मैं सोच रहा था कर दूं, लेकिन ये आई फील इट नाउ कि भाई थोड़ा सा ज्यादा ये आप लोगों के अंदर ओवरबर्डन हो गया, तो हम इसको इसी में करते हैं। तो इट डजेंट मैटर कि अगर आपकी क्लासेस ज़्यादा हो जाती हैं, आई विल टेक मोर क्लासेस इन अ वीक। तो अब एडिशनल क्लासेस भी ले सकते हैं, ताकि हम उसी पेस के साथ कंटिन्यू करें, लेकिन एक क्लास के अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें ओवरडोज ना की जाएं। यस, so no subjective question to be prepared from this portion again, I reiterate it. अच्छा जी, आप लोग हैंड रेज कर लें जो आप लोगों का क्वेश्चन है, ताकि मैं आपको उसका आंसर कर दूं। इसके अलावा आपके कुछ पीएमएस वालों के ना कुछ क्वेश्चंस हैं। आप लोगों ने कहा था कि कल मैंने पीएमएस का नहीं बताया किस तरह स्कोर लिया जाए, तो वो आज क्वेश्चन आप कर सकती हैं। अगर जनरल क्वेश्चन पीएमएस से रिलेटेड भी हैं तो मैं उनको भी आंसर कर दूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं क्वेश्चन लूंगा जो कि आज के लेक्चर से रिलेटेड है। अगर किसी को कोई एम्बिग्यूटी है तो वो हैंड रेज करे, आई विल अलाउ यू टू आंसर। जी लरेब। सर मुझे ये पूछना था कि मैंने ये सोचा है कि मैं हर लेक्चर के साथ डिटेल और शॉर्ट नोट्स बनाती भी जाऊंगी और याद करती जाऊंगी, बट एज यू सेड कि इसमें हमें कुछ याद नहीं करना, हाँ तो जी बस जो 3-4 एमसीक्यूज आपने बताए आज के लेक्चर में जस्ट वो नोट डाउन करूं और एक बार रीडिंग करूं। इज दिस इनफ फॉर जी जी, दिस लेक्चर? दैट इज इनफ फॉर टुडेज लेक्चर। ओके। आज में इतना नहीं है, बिकॉज इट इज सिंपली अ हिस्ट्री बर्ड आई व्यू, सो
हिस्ट्री से रिलेटेड आपके पास पेपर में इस तरह के क्वेश्चन नहीं है, तो वो हम नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू। इसके बाद है शकीब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने पूछना था, जैसे आपने मोहम्मद बिन कासिम वाले स्लाइड में बताया कि उसके काउंटर नैरेटिव भी है जो इतना कॉमनली एक्सेप्टेड नहीं है हमारी सोसाइटी में, यस कि वो एक इम्पीरियलिस्ट एम से आए थे या दूसरे कुछ हैं या उनकी अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स थी। तो अब इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं हम पेपर के अंदर, क्योंकि ये इतना एक्सेप्टेड पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है हमारी सोसाइटी के आप अंदर। ले सकते हैं, जैसे मैंने उसमें सोर्सेज लिखे हैं ना, फतेहनामा सिंधी है, इस तरह के, तो इनको कोट करके आप लिख सकते हैं। इट इज नॉट अबाउट, हिस्ट्री में ऐसी चीजें नहीं होती एक्सेप्टेड या नहीं होती, आपने डिफरेंट कोट्स करने होते हैं कि इस सोर्स के मुताबिक ही है, क्योंकि हम हिस्टोरियन तो नहीं है, हमें तो नहीं पता, तो हम डिफरेंट सोर्सेज को कोट करते हैं, तो आप उस सोर्स को कोट करके लिख सकते हैं। ओके, हमदान अमीन। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा वालेकुम ये सलाम। क्वेश्चन था कि सर इस कोर्स के लिए सर हम किस बुक्स मतलब बुक्स को कौन से बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं? सर एक्चुअली मैं रीसेंट ग्रेजुएट हूँ सिविल इंजीनियरिंग का, तो मैं ये ठीक है। सीएसएस 2024 का अटेम्प्ट दे दूं या सर मेरा बेस अभी उतना स्ट्रांग नहीं है, या मैं अभी तैयारी कर लूं कुछ ज्यादा, मैं एक साल में ये हो सकेगा या नहीं सर? सिर्फ आपसे बिल्कुल हो जाएगा एक साल के अंदर, जैसे मैंने कल बताया। मतलब अब हम बात कर रहे हैं कि चीजें इतनी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। आप ये पाक अफेयर का आप इसमें एंड पे एट द एंड आपकी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। अब इसमें मैं असाइनमेंट दूंगा तो आपने डेली उन असाइनमेंट वो करना है, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस 2024 एंड यू आर बिगिनर, तो आपके पास काफी टाइम है, आप चीजों को रीडिंग कर सकते हैं, अच्छे नोट्स बना सकते हैं और इंग्लिश को लेकर चल सकते हैं। तो इंग्लिश पे भी अभी हम स्टार्ट कर देंगे, मैं जब आपको वो एक उस पर लेक्चर दूंगा तो आप इंग्लिश को भी स्टार्ट कर देना कि इंग्लिश को किस तरह लेके चलें, इसी तरह बाकी सब्जेक्ट कंपलसरी को। तो 1 ईयर इज मोर देन इनफ फ्रॉम द बिगिनर लेवल, बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। और जो बिगिनर नहीं है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ना, एक साल। वो तो अब उसमें मॉक्स भी दे, टेस्ट भी दे, लेकिन जो बिगिनर है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम है कि आप उसको इजीली कर सकते हैं। क्या यू हैव इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सो यू हैव अ प्रोफेशनल डिग्री, so you should be able to uh, absorb these kind of stuff. Not a difficult thing. थैंक यू सर। सर इस कोर्स के लिए कौन से बुक्स रिकमेंडेड है कि वो साथ साथ पढ़ी जाए? पाकिस्तान आपने इसमें पढ़नी है तो के रीज एक अच्छे राइटर हैं, उनका जो रिटर्न एक्सप्रेशन है वो भी बहुत अच्छा है। तो मैं अभी ये करूंगा कि क्लास के बाद ना एक लिस्ट ऑफ बुक्स जो है ना पाकिस्तान अफेयर के लिए वो रिकमेंड कर दूंगा, जिसने पढ़नी है वो पढ़ सकता है। थैंक यू सो मच सर। Welcome. अच्छा, इसकी क्लास के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा वीडियो प्रोसेस होते हुए, जूम रिकॉर्डिंग, तो आपको सुबह तक एक्सेस मिल जाएगा गूगल क्लासरूम का। जिसको भी इशू आएगा तो बाद में डिस्कस कर सकते हैं, तो नोट एनी। ओके, सो सिद्रा, व्हाट इज योर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। सीएसएस के पास पेपर्स में क्वेश्चन आया हुआ है, एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन द सब कॉन्टिनेंट। तो ठीक है। इसको हम यहाँ इतना पीछे से ट्रेस करेंगे जैसे यस गजनवी जायंट, द फर्स्ट अरब्स यस बिल्कुल। सर ये इतना हम कैसे कवर कर सकते हैं? और टिल पार्टीशन जिस 1947 वाली। हेडिंग्स बना के कवर कर सकते हैं हम, लेकिन उसमें वो अब वो था आपका 2016 से पहले वाला क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। हाँ जी अब वो हमने वो वाले क्वेश्चन नहीं देखने, क्योंकि 2015-16 में ना सिलेबस अपडेट हुआ है, जी उसके बाद वाले पास पेपर से आप फोकस करें ज्यादा, तो उस जी पर इस तरह के क्वेश्चन नहीं है। ठीक है सर, ये thank सिर्फ आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर लें, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तान अफेयर वी मस्ट नो दीज थिंग्स। you. जी सर, थैंक यू। अच्छा, इसके अलावा आप क्वेश्चन कर सकते हैं अगर इस लेक्चर से रिलेटेड है, पहले वो, फिर उसके बाद बाकी क्वेश्चन करते हैं। जी उसामा, व्हाट इज योर क्वेश्चन? सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर पीएमएस से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि सर कंडक्ट किस मंथ तक होगा ये? अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ये आफ्टर रमज़ान जो है ना वो उसको प्लान कर रहे हैं। सर अप्रैल में या मई में? रमज़ान कब खत्म हो रहे हैं? अप्रैल के एंड में खत्म हो सर रहे हैं ना? 23 अप्रैल को खत्म हो रहा है रमजान। हाँ, तो मेरे ख्याल से मई शुरू हो जाएगा। सर मई में। हाँ, लेकिन आप तैयार रखें ना अपने माइंड को कि भाई 2-3 महीने हैं, उसमें आपने चीज़ों को कवर करना है, तो अभी से पेस अप कर लें चीज़ें। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, सो आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं पीएमएस से रिलेटेड और या इससे अलावा, तो वो भी आप रेस करके पूछ सकते हैं।
उसामा का भी मैंने क्वेश्चन ले लिया है, तो अली रजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जिस तरह आपने ना सारी वो हिस्ट्री वगैरह बताई, सिविलाइजेशन, मोहम्मद बिन कासिम, तो आपने कहा जी कि जी ना हमेशा वो कॉन्फ्लिक्ट रहा है और हम जी मोस्टली जी मतलब फॉलो करते हैं इज ना उनको, अपने जो अरबियन लिटरेचर है उनको हम फॉलो करते हैं। तो यस। सर जब हमसे इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाएगा तो हम अपने ओपिनियन से उनको बताएंगे या बस यही जो सच बातें हैं, क्योंकि ना हम पहले कभी कहेंगे कि भाई एक सोर्स ये कहता है, दूसरा सोर्स ये कहता है, तो आप कहेंगे कि इट इज नॉट अ लाइक कॉमन, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि इट इज ओनली फॉर द रिलीज ऑफ दीज प्रिजनर्स, तो डिफरेंट रीजंस भी हैं, तो आप उसमें सोर्सेस से बता देंगे। क्योंकि जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो अपना, अगेन आई मेंशन कि अपना आपका व्यू नहीं होता, आप सिर्फ उसको एनालिसिस करते हैं। आप दो सोर्सेज को कोट करके बताएंगे कि बेस्ड ऑन दीज टू सोर्सेज दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग और माय एनालिसिस। ठीक है, मैं किसी एक को फॉलो नहीं करूंगा, दोनों ही चीजें अपनी जगह जो है वो हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह के वो क्वेश्चन भी नहीं करते कि आप बताएं पहले कौन आया होगा, इस तरह तो नहीं होता, हम थोड़ी गए हैं हिस्ट्री में लिखने। तो हम कहेंगे सर डिफरेंट सोर्सेज हैं, तो इस तरह होगा, चीजें हुई होंगी। अंडरस्टैंड? ओके, यू गॉट इट। ओके, सो डॉक्टर अली उसामा जी, सर ये काइंडली किसी का, जी जी, वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, जो पीएमएस है उसमें तो पाकिस्तान स्टडीज है, तो सर उसमें जी जी, कोर्स को फॉलो करूं या जो पास्ट पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, ज्यादा जो मेरा फोकस है वो किस पे होना चाहिए? और सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये थी कि क्योंकि सर अभी पीएमएस के एग्जाम जरा ज्यादा करीब है, तो जो मैंने सीएसएस 2024 में भी अपीयर होना है, बट सर मेन मेरा फोकस जो है ना वो पीएमएस पीएमएस पे है। है। तो सर अच्छा, मैं ये कह पीएमएस का देखें, लास्ट ईयर एक उसमें ना अनएक्सपेक्टेड सा पेपर आया है। उससे पहले तो हम यही सजेस्ट करते थे चले हम पास पेपर कर लें, लेकिन लास्ट ईयर में पास पेपर में से क्वेश्चन ही कोई नहीं आया। तो अब मैं इसमें आपको क्या कहूँ कि आप क्या करें, तो इस वजह से सिलेबस पूरा कर लें, लेकिन पास पेपर पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करें कि वो तो चीज़ें आपकी तैयार हो ना, एटलीस्ट मतलब वो 100% हो, और बाकी चीज़ें आपकी ऐसे ऐसे कवर होती हैं। ठीक है, ओके, आई थिंक आप कर दिया। मैं अभी पीएमएस का बताता हूँ कि स्कोरिंग किस तरह की जाए। अभी मैं पीएमएस का थोड़ा ले लेता हूँ, अभी कुछ क्वेश्चन, चले अभी मैं पहले पीएमएस का स्कोरिंग ट्रेंड बता दूं किस तरह स्कोर किया जाता है, फिर उसके बाद आप आगे, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो दोनों में अपीयर होते हैं, सीएसएस तो उनका होता ही टारगेट है, लेकिन चले वो पीएमएस में भी हो जाते हैं। तो पीएमएस में थोड़ा सा बता दूं, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर की थी डीएमसी ऑफ द टॉपर, ठीक है, आप लोगों को आइडिया होगा, स्कोर आपने देखा होगा, तो वो मैं इधर भी जरा शेयर कर देता हूँ आप लोगों को, और वहां से आपको चीजें थोड़ी सी समझ आ जाएंगी स्कोरिंग वाइज। सही है, कि किस तरह इतना स्कोर लिया जाता है, वही बता रहा है। अच्छा, मेरी डीएमसी नहीं आई थी क्योंकि मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था, तो इसका दुख मुझे हमेशा रहेगा। क्या पता मेरे खुद अपने नंबर 850 से ज़्यादा होते तो मेरे अच्छे नंबर आ जाते, लेकिन अगेन हू नो। तो ये अब मैं आपको सिर्फ इस डीएमसी से बता देता हूँ, चीज़ें बता देता हूँ। तो देखें, जनरल नॉलेज, अब कई स्टूडेंट्स का जनरल नॉलेज अच्छा होता है, कई स्टूडेंट्स का मेरी तरह वीक होता है, ठीक है, लेकिन अब जब हम जिस तरह पाकिस्तान अफेयर का मैंने चीज़ें बताई है ना आपको, पाकिस्तान अफेयर में आपको जनरल नॉलेज के पोर्शन से चीज़ें बता रहा हूँ, तो इसी तरह कुछ चीज़ें आपके माइंड में इनग्रेन कर जाएंगी। तो जब भी आपने लिटरेचर को पढ़ना है तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। तो जनरल नॉलेज के लिए आपने क्या करना है, आपने कारवान की, जैसे मैंने कल भी बताया था, लेकिन कारवान स्मार्ट स्टडी बुक्स हैं, स्मार्ट स्टडी सीरीज हैं हर सब्जेक्ट के लिए। कौन से सब्जेक्ट हैं? पाक अफेयर, इस्लामियात, ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से हैं? जीके है, आईटी है, जो भी कंपोनेंट है वो आपको मिल जाती है। बड़ी छोटी सी प्रिसाइज सी बुक है, तो अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ ना अभी से वो परचेज कर लें, सेशन की जरूरत ही नहीं है आपको कोई जीके के लिए, वो परचेज करने, जितना टाइम हमने सेशन सुनने में लगाना है किसी जनरल नॉलेज के लिए, उतना टाइम आपको ये चीजें याद करने में लग जाएंगी, क्योंकि जीके में याद करना है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लेना हमने, ठीक है। तो ये अगर आप बुक्स ले लेंगे ना, बहुत छोटी सी बुक है, और हर दिन आप 2-3 पेजेस एक बुक के रीड कर लें,
नॉट मोर देन दैट। उसको याद कर लें कून से टाइम लगा के, तो आपके अच्छा स्कोर आ जाएगा जीके में। ये करने के बाद जब पेपर करीब आ जाए, अनाउंस हो जाए, ठीक है, आपको पता लग जाए कि भैया 15 दिन रह गए या 20 दिन रह गए, तो बिफोर 15 to 20 डेज आपने क्या करना है, सिंपल जीके पीएमएस पास पेपर कर लें। क्योंकि मैंने तो सिंपल पास पेपर किए थे जीके के, उसके अलावा मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं सबको कर सकूं, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम होता था पढ़ने के लिए। तो मैंने पास पेपर किए थे, मैं पास हो गया था। लेकिन ये जो दोस्त है मेरा अरसलान, ये खुद पेपर कंपाइल कर रहा होता था, लेकिन इसके भी इतना अच्छा स्कोर नहीं है, काफी मिस्टेक हो गई है, क्योंकि ये भी इतना अच्छा डेडिकेट है, इसने भी ये स्मार्ट सीरीज नहीं की, तो इस वजह से इसके 100 नंबर नहीं आए, मतलब 80 नंबर नहीं आए। तो आपने 50-60 का टारगेट रखें। पाकिस्तान स्टडी, जिस तरह मैं आपको चीजें बताऊंगा, प्रेजेंटेशन, इट विल बी 100% श्योर कि आपके 75-80 तक आ जाए। मेरे अपने जब पहली अटैम्प्ट थी 2018 में मैंने दी, तो मेरे 73 मार्क्स थे पाकिस्तान अफेयर में, तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं इसमें, इसमें आपने परेशान नहीं होना। तो इसमें नंबर आते हैं पाकिस्तान अफेयर में, पीएमएस में, ठीक है। इसी तरह इस्लामियात में भी नंबर आते हैं। उसकी टिप्स जो है वो किस तरह नंबर लेते हैं, वो जब हम इस्लामियात के ऊपर मैं आपको एक सेशन कराऊंगा ना, कि पेपर प्रेजेंटेशन क्या होती है, नजर आ रहा हूँ ठीक। पेपर प्रेजेंटेशन किस तरह इम्प्रूव करते हैं, रेफरेंसेस किस तरह लेनी है, प्रेजेंटेशन टेक्निक क्या होंगी, तो अगर आप वो फॉलो करेंगे तो 70 नंबर इजीली आ जाएंगे, प्लस इसके एमसीक्यू जो कि हमने यहाँ से करने हैं, ठीक है, और पास पेपर से करने हैं। उर्दू, उर्दू में टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत है। उर्दू के लिए अगर आप स्टडी प्लान को मेरे फॉलो करें, जो मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैं दोबारा उसी पे चले जाता हूँ, स्टडी प्लान पे। अगर आप इसमें उर्दू में यहाँ पे फॉलो करें, कहाँ पे है उर्दू जी, मुहावरात करें 10 डेली, ठीक है, करेक्शन डेली बेसिस पे करें कलीद उर्दू की बुक से। उसके बाद उर्दू पास पेपर को करना शुरू करें। इससे पहले एफएससी की बुक आप लोगों के पास, काफियों के पास होगी उर्दू की, तो उसमें कुछ शायर पकड़ने, ठीक है, जैसे गालिब हो गया, इकबाल हो गया, मीर तकी मीर है, ठीक है, और भी हैं। इनके 10 से 15 12 शेर आप लिख लें, ठीक है, इनके शेर आप जो है वो याद कर लें, एक नोट कर लें बुक के ऊपर, एक प्रोफाइल बना लें कि भाई गालिब के जो है उसकी शायरी किस तरह की है, ठीक है, इकबाल की शायरी किस तरह की है, मीर तकी मीर की शायरी किस तरह की है। इसके अलावा डिफरेंट थीम्स बनाएं, जिस तरह ऐसे के लिए हम बनाते हैं ना इंग्लिश में थीम, डेमोक्रेसी हो गया, वुमेन हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, गवर्नेंस हो गया, इसी तरह थीम्स उर्दू शायरी के भी हैं, कि नौजवान को इकबाल क्या कह रहा है, ठीक है, जवानों के लिए क्या है, इसी तरह इसके मजाजी है, इसके हकीकी है, डिफरेंट सो एंड सो ऑन। उन थीम्स में आप 5 से 6 शेर याद कर लें, दैट्स ऑल। तो जब पेपर आता है, तो पेपर में एक ऐसे तो आता ही है लिखने का, तो वो तो हम लिख लेंगे जिस तरह इंग्लिश स्टाइल में लिखना है, उसमें रेफरेंस खूब देंगे। इंग्लिश में तो रेफरेंस कम देते हैं ऐसे में, उर्दू में खूब रेफरेंस देंगे शायर वगैरह की। उसके बाद हम तशरीह जब करेंगे एक एक शेर की, तो 5-5 पेजेस पर शेर की तशरीह जाएगी। और वो कैसे, जब एक शेर के अंदर 5-5 शेर से आप शायर ये शेर लिख के आएंगे तशरीह करते हुए, तो ऑटोमेटिकली एक्सपेंड हो जाएगा वो, ठीक है। फिर उसके बाद जब मुहावरे और आपने पिछले पास पेपर किए होंगे, तो आपकी चीजें अच्छी क्लिक हो जाएंगी। और एक ट्रांसलेशन आती है, इंग्लिश में करनी होती है, इंग्लिश से उर्दू में। तो इस तरह जो है ना, हम उर्दू में अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो 70+ वुड बी अ गुड स्कोर। इंग्लिश पैसिव कंपोजिशन ऐसे पे कल काफी डिटेल से बात होगी। फिर उसके बाद ये 3 सब्जेक्ट मेरे ख्याल से अच्छे स्कोरिंग है। मैथ्स को भी इसमें रख सकते हैं, सोशल वर्क भी आ सकता है, लेकिन उसमें स्कोरिंग थोड़ी सी टफ आ जाती है एज कम्पेयर टू दी। पॉलिटिकल साइंस तो 100% स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें तो नंबर आते ही आते हैं, बहुत अच्छे नंबर आते हैं। इसमें 64 है 1, इसमें भी ज्यादा हो सकते थे अगर हम अच्छी तरह पढ़ते हैं, हमने इतना ओवरऑल सरसरी इसको लिया। पंजाबी में देखें 80-80 नंबर आते हैं दोनों सब्जेक्ट्स में, तो 160 इसमें आ जाते हैं। तो अगर आपके नंबर इसमें मतलब 140 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें, तो मतलब इन 2 पेयर्स में 140 है, 140 है, 140 है, तो 420 इसमें नंबर बन जाते हैं। और इसमें अगर आप मिनिमम भी 60 लगा लें, 60 टाइम्स 6, 360, तो इसके अंदर 360 ऐड कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, 780 मार्क्स आपके इजीली बन जाते हैं। तो उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा टाइम, देखना पड़ेगा कि इनमें से नंबर स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन से हैं, उनको तैयार करें, उनका जार्गन तैयार करें, पास पेपर रट्टा लगाएं। क्योंकि जियोग्राफी बहुत आसान है, डायग्राम बनानी है और चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। पॉलिटिकल साइंस होते ही पास पेपर से रिपीट है इनका 100%, और सीएसएस से बहुत कम सिलेबस है इसका।
पंजाबी अभी मिस अरूज ने मैंने ग्रुप में भी शेयर किया उनकी ओरिएंटेशन क्लास, उन्होंने इसके ऊपर डिटेल ब्रीफिंग दी हुई है कि किस तरह हमने पंजाबी को तैयार करना है, और वो सेशन भी शुरू करा रही है। मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि सेशन शुरू कर दें, उन्होंने किया है, फीस भी बड़ी नॉमिनल सी है, तो जिसकी पंजाबी इससे समझ नहीं आ रही वो उनसे भी ले सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना वो हमने लेके चलनी है, इस तरह पंजाबी में नंबर आते हैं। अब आप हैंड रेस करें, आप क्वेश्चन हैं तो मैं उनको आंसर करूँगा। सॉरी फॉर दैट, आई हैव टू। जी सिद्रा दानिश, सिद्रा के बाद दानिश जी। सर सिद्रा शुक्ताई, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपसे पूछना था, अगर ये सवाल खुदा ना खास्ता आ ही जाता है मुस्लिम रूल के ऊपर, तो क्या इतना काफी होगा कि हर पीरियड और हर डायनेस्टी का हम ये लिख दें कि आगाज कैसे हुआ और अख्ताम कैसे हुआ? नहीं, उसमें किस तरह मुस्लिम रूल कंसोलिडेट हुआ, जैसे अकबर ने क्या दीन इलाही दिया, ठीक है, उससे पहले शेरशाह सूरी ने आके कुछ क्या दिया, मतलब हर डायनेस्टी में एक इम्पोर्टेंट रूलर मैंने बताया और उसका एक इम्पोर्टेंट पॉलिसी थी, वो आप बता देंगे। यानी ये तो रेलेवेंट नहीं है कि हम उनकी ये लिखें कि उनकी कौन सी बेगम थी या नहीं उन्होंने नहीं नहीं कौन सी नहीं, मसाजिद ना 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 बनाई। ना, ये मैंने सिंपल आपको मुगल वालों की याद कर लें, क्योंकि उन्होंने तो आर्किटेक्चर पे बहुत काम किया ना, तो आपको ये तो पता हो लाहौर फोर्ट किसने बनाया है या बादशाह सर मस्जिद बहुत किसने लेंथी नहीं बनाया। हो जाएगा फिर? पांच, मतलब एक अगर सवाल। पांच, नहीं लेंथी तो होगा, लेकिन आप उसको फिर शॉर्ट करेंगे ना, कंसोलिडेट करेंगे, आप उसको लिखेंगे मोहम्मद बिन कासिम का एक, मतलब हर पूरा पूरा पेज नहीं पढ़ना, आपके ज्यादा से ज्यादा हेडिंग ज्यादा बन जाएंगे, ठीक है, उसके अंदर चीजों को पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, मैप ड्रॉ करके लिख सकते हैं, और इसमें बड़े अच्छे नंबर आ जाएंगे, 8-9 पेजेस तो आपके इजीली बन जाएंगे और बड़ी स्पीड में बन जाएंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। और वो जो एमसीक्यूज का मैंने बताया ना, आप कह रही हैं कि उनके बेगम के नाम क्या थे, बच्चों के नाम क्या थे, वो एमसीक्यूज के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, जी सर। जैसे रोशन आरा और ये जहान आरा, तो ये तो मुझे बाद में पढ़ के पता लगा कि ये था कौन। पब्लिक एड भी स्कोरिंग है पीएमएस के लिए, यस। तो इसके अलावा और किसका क्वेश्चन है, दानिश? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, आवाज आ रही है? सर मेरे वैसे तो एक क्वेश्चन था, लेकिन अभी आपकी ये पीएमएस की जो आपने डीएमसी दिखाई, इससे एक और क्वेश्चन राइज हो गया ना सर। सर जी पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि सर मेरा ये स्पेशल सीएसएस का अटेम्प्ट है, और मैं बलुस्तान से हूँ। ठीक है। सही है, तो सर मतलब ना मुझे मतलब नोट्स मेकिंग की स्ट्रेटेजी कोई ऐसी मतलब बता दे जो मतलब, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, मोस्ट प्रोबेबली शायद जून जुलाई एग्जाम्स हो जाए, मतलब मैंने क्योंकि वो कल भी डिले हो बताया गए था, हैं। आपको दोबारा बता देता हूँ, ये वाली आपने नोट्स मेकिंग लेनी है, जिनके पास टाइम कम है ना, जी सर। ये वाला आपने इस तरह का 1 पेज, जैसे आज इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आधे पेज से ज्यादा ना जाए, एक पेज, एक अगर मैंने एक लेक्चर दूंगा, हमें कोशिश करनी है 1-2 पेज के अंदर उसको उतार लें। एट द एंड ऑफ सही द डे सर। हर सब्जेक्ट के आपके पास 20 से 25 पेज ज्यादा ही ना हो, और लेने हैं आपने वाइट पेज, सही है सर। लाइनों के बगैर, ठीक है, और उसके ऊपर आपने लिखना है। ये आपके नोट्स मेकिंग स्ट्रेटेजी तो होती सर है। ये सफिशिएंट इनफ होंगे सर? बहुत ज्यादा सफिशिएंट इनफ है। कल अगर आपने स्टूडेंट्स के बाकी व्यूज लिए होंगे तो पेपर में याद ही नहीं हमें कुछ रहता, भूल जाती हैं सब कुछ, हमें सिर्फ यही याद रहेगा जो हम उसमें रिपीट करेंगे। मेरा अपना व्यू तो यही है, बाकियों का जी डिफरेंट हो सकता है। जी बिल्कुल। वैसे सर ये वन लाइनर जो है, मतलब ये मैं ग्रुप काफी में भी शेयर कर देता हूँ वन लाइनर। बेहतर सही है। जी जी। क्यों ये चीजें रिमाइंड हो जाती हैं। नहीं नहीं, हाँ जी बिल्कुल। वो सही समझ आ गया सर। और सर एक और क्वेश्चन ये था, अभी आपने दूसरा पेपर और वो भी एग्जाम दे लिया, अभी वो शायद स्पेशल सीएसएस की बात हो जाए। तो सर एक उर्दू में इसमें एक इशू है कि ना, मतलब वो जो अभी जैसे आपने गजलों की बात की, तो सर अभी जैसे वो गालिब साहब है, गालिब साहब तो सर जाते जाते 300-350 गजलें तो सर सिर्फ वो कर गए। तो हमें मतलब किस तरह का आइडिया किस तरह होगी सर, मतलब कौन सी गजलों को यार हिट करना उसके चाहिए, कौन सी नहीं? मेन इंपॉर्टेंट, आप एफएससी की बुक मैंने रेफरेंस दिया, उसमें जो लिखी है ना वो कर लें बस। एफएससी की उर्दू की बुक लेने, अच्छा, उसमें बहुत ज्यादा चीजें लिखी हैं, वो मेरे ख्याल से इनफ, उससे ज्यादा तो करना नहीं है। मतलब जो गजलें और शेर में भी हैं, वो मतलब जो वहां पे हिट हुए हैं, मतलब ज्यादा फोकस बंदा उन पे कर ले। हाँ उन पे कर ले, अगर नहीं आएगा उसमें पेपर में लिख तो आएंगे ना, हमें याद होगा, हाँ क्योंकि कुछ ना कुछ तो लिख उर्दू के आएंगे। इतनी, हाँ इतनी भरी है कि हम नहीं कर सकते, तो स्मार्ट वे में यही है कि चलो जो याद होता है वो कर लें आप। अब मेरे पास वो दीवाने गालिब पढ़ी है, अब डेली पढ़ लेता हूँ कुछ ना कुछ, अब मैं आपको थोड़ी कहूँ दीवाने गालिब पढ़ना शुरू कर दूँ, तो दैट विल बी अ नॉनसेंस थिंग। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा जी, और हैंड रेस है फातिमा जहरा का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर मेरा क्वेश्चन है सर पीएमएस के ऑप्शन से रिलेटेड। सर सोशल वर्क और ज्योग्राफी में से आप किसको प्रेफर करेंगे, स्पेशली कंसिडरिंग कि ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत ज़्यादा है और कंपैरेटिवली सोशल वर्क का कम है, तो वुड यू से कि वन शुड गो फॉर सोशल वर्क कंसिडरिंग कि टाइम भी बहुत थोड़ा रह गया पीएमएस में? अच्छा, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मैंने दोनों ही रखे थे, सोशल वर्क भी था 2018 वाली टर्म में और ज्योग्राफी थी 2020 वाली में। तो 18 वाली में मैं ज़रा तैयारी नहीं की थी, मैंने कहा वैसे ही देख के ले आते हैं, तो पास हो गए तो ठीक है। मतलब आई टुक दीज एग्जाम्स एज मॉक फॉर सीएसएस, क्योंकि दिसंबर में थे ये और सीएसएस फरवरी में था। मैंने कहा बजाय किसी अकेडमी में मॉक दूँ, तो ये पीएमएस वाले मॉक, दैट वाज नॉट गुड थिंग। प्रेफर नहीं करूंगा आप सब ये करें, बट I at that time I was not aware of the importance of PMS, so I took it very casually. तो उसमें मैंने कहा चलो सोशल वर्क का सिलेबस देखा, मैं कहा तो बड़ी जेनेरिक चीजें लिख देंगे, तो उसमें ना मैंने उसका पास पेपर देखे ना उसके थ्योरी वगैरह देखी, तो जो दिल में आया वो पेपर में लिखा है, क्योंकि पढ़ा ही नहीं था कुछ। तो आई गोट गुड मार्क्स इन दैट 60 एंड मे बी 58 इन सोशल वर्क, और मैथ्स को में मेरे 78 एंड वो भी इसी तरह ही किया एंड 54 थे। पंजाबी में बहुत कम थे मेरे। तो ओवरऑल मेरे नंबर तो अच्छे आ गए 660, लेकिन 660 पीएमएस में स्कोरिंग नहीं है, ठीक है। यू कैन नॉट गेट एजुकेशन विद 660, यू नीड एटलीस्ट 750 अगर आपको अच्छी एजुकेशन चाहिए। तो उसके लिए 60 नंबर इज नॉट अ गुड नंबर, यू नीड 75 प्लस एटलीस्ट, और 70 प्लस इन एवरी सब्जेक्ट। तो सोशल वर्क में इशू आ जाता है कि नंबर में भी ना दे। ज्योग्राफी में सिलेबस लेंथी है, बट उसमें आपके पास आ रहा है कि आपने मैप अच्छे डायग्राम बनानी है, तो अच्छे नंबर उसमें जनरेट कर सकते हैं आप, बजाय इसके कि सोशल वर्क, क्योंकि वो सब्जेक्टिव ज्यादा है। ज्योग्राफी इज मोर ऑफ ऑब्जेक्टिव नेचर, क्योंकि डायग्राम बनाएंगे, प्रोसेसेस वही है, साइंटिफिक थोड़ी नेचर है, तो अच्छे नंबर उसमें आ जाते हैं। तो ये चीज है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आती ज्योग्राफी तो फिर सोशल वर्क बेहतर है। ठीक है जी, ओके। और क्वेश्चन नहीं था? ओके, उनसा आपका क्या क्वेश्चन है? सर एक तो उर्दू ऐसे के लिए एक बुक रिकमेंड कर दें। किसके लिए? उर्दू ऐसे के लिए? उर्दू ऐसे। क्लियर उर्दू बुक है। ओके सर, ये इनफ होगी? जी जी, इनफ होगी। और सर ये स्टडी प्लान प्लीज शेयर कर दें। स्टडी प्लान में दोबारा ग्रुप में शेयर कर दे, तो ये गूगल क्लासरूम अभी बन जाएगा अभी आज के क्लास के बाद, तो वो उसमें सारा कुछ शेयर हो जाएगा आप लोग। इस वीक शायद हम जो है ना एक एडिशनल क्लास लें सैटरडे को में भी चीज़ें कवर करने के लिए, क्योंकि आज भी वो चीज़ नहीं हुई, कल भी सिंपल ओरिएंटेशन में चला गया टाइम। ओके जी, सिद्रा आपसे भी मैंने क्या सब पूछ लिया। अस्सलाम जी वालेकुम सर। सिद्रा। सर वालेकुम। मैंने मेरा ये एक और क्वेश्चन ये था कि मैंने ऐसे के बारे में पूछना था कि ऐसे की आउटलाइन बनाने का मुख्तलिफ टीचर्स मुख्तलिफ एक मेथड उनका सबका थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट होता है। हाँ जी, तो सर इसमें कोई आइडियल मेथड जैसी कोई चीज है, कोई शॉर्ट आइडियल तो कुछ नहीं है, दोनों ही पास हो जाते हैं। मैं ये मेरा वन नोट वाली फाइल है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा अभी ग्रुप गूगल क्लासरूम पे, आपको मिल जाएंगी। तो ये मैंने मेथड फॉलो किया और मेरा हर ऐसे की अटेम्प्ट पास है, ठीक है। जी सर। तो आप देख लें, जज कर लें, दूसरों की भी पास हो जाती है। सो बेसिक ज़्यादा आप फोकस करें कि ग्रामर ठीक हो, चीज़ें कंसाइज हो, टू द पॉइंट हो, फिर पास हो जाते हैं। स्ट्रक्चर दोनों वाले पास हो जाते हैं, सेंटेंस वाले भी पास हो जाते हैं जो आउटलाइन में लिखते हैं, और जो दूसरा नहीं लिखते वो भी पास हो जाते हैं। तो दैट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, लेकिन आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू ऑल ग्रेजुअली, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ठीक है सर, जी थैंक यू। जी, क्वेश्चन फ्रॉम कौन सा आपसे क्वेश्चन लिया था मैंने, दोबारा है आपका क्वेश्चन? नो सर, मेरा क्लियर है। ओके जी, शहर बानो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे टाइम मैनेजमेंट का पूछना था, लाइक सीएसएस में 4 क्वेश्चन करना इतना मुश्किल हो जाता है और नहीं हो पाते, और पीएमएस में 5 क्वेश्चन
किस तरह से हो करना सकेंगे वो लाइक भी मुश्किल हो जाएगा ना। चलें कोई बात नहीं, अभी जब हम अभी टेस्ट लेंगे तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। अभी शुरू में इतना टेंशन है नहीं इसकी, अभी जरा श्योर 1-2 टेस्ट हो जाएं फिर आपको ये आइडिया दूँ। जी रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा भाइयों और बहनों। वेट ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नो मोर क्वेश्चन, सबके हो गए हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे देन। कल इंशाल्लाह हम जो है वो करेंगे, ये मैंने प्लान बनाया हुआ है, इसको मैं अपडेट करता रहता हूँ। कल जो है वो हम करेंगे, आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ। टेंटेटिव प्लान एक्सेल फाइल भी बनाया हुआ है, इसको हम अपडेट करते रहते हैं। तो वी विल बी कवरिंग द रिफॉर्मर्स, वी विल ट्राई टू कवर ऑल रिफॉर्मर्स टुमारो, कल वाली क्लास में। और उसमें हम शुरू करेंगे यहाँ से शुरू करेंगे, ये मुस्लिम रूल और हम यहाँ तक रूल ऑफ सर सैयद और इवेंट्स लीडिंग टू वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तक हम कर लेंगे, क्योंकि इतने मुश्किल नहीं है। सो वी विल try to cover these things tomorrow. Okay, so that's all for today, and the office, that's all sir. I can opt Persian, you can opt Persian, but I have no idea about Persian, तो इतना मैं आपको गाइड नहीं कर सकता उस पर। Okay जी, so that's all for today, the office.